एपिसोड 491 रातों रात विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय एक दूसरे दर्जे के संस्थान से विश्व प्रसिद्ध बन गया और विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता के बारे में ऑनलाइन संदेह बंद हो गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय के स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाना अब भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के बराबर था, जिसका मतलब वैश्विक स्तर पर भारतीय लोगों की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमताओं पर संदेह करना था। यदि आप ये कहना जारी रखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक अनुसंधान अच्छा नहीं है, तो आप मूल रूप से यह कह रहे हैं कि भारतीय लोग अच्छे नहीं हैं और इसके लिए पूरे राष्ट्र से माफ़ी की आवश्यकता होगी। बस खिल जाओ और इसे सब खत्म कर दो। 100 दिनों तक प्रयास करो। मुझे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय में जाना है। हाई स्कूल के छात्रों और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करने वालों द्वारा लगाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली नारा बन गया। आज का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय निस्संदेह भौतिकी का अध्ययन करने के लिए एक स्वर्ग बन गया था। अच्छी खबरें आती रहीं और अगले ही दिन प्राध्यापक हान को भारतीय विज्ञान अकादमी से सूचना मिली कि उन्होंने इस वर्ष के अकादमिक स्लॉट को सुरक्षित कर लिया है। अब बस प्रक्रियाओं को पूरा करना बाकी था। एक नोबेल विजेता के रूप में अगर वे उन्हें अकादमिक की उपाधि नहीं देते तो ये सच में कुछ हद तक इंडिफेंसिबल होगा। प्राध्यापक हान एक लगभग अनफंडेड प्राध्यापक से अकादमिक और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता की उपाधि धारण करने लगे। सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं बल्कि राज्यपालों को भी उनके साथ उचित शिष्टाचार से पेश आना पड़ता था। उस रात अनगिनत विश्वविद्यालयों ने प्राध्यापक हान को शांति का प्रस्ताव भेजा, यहाँ तक कि विदेशों के कई आईवी लीग स्कूलों ने भी उन्हें बहुत जेनरस टर्म्स की पेशकश की। प्राध्यापक हान, हम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आपको $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक वेतन देने और अमेरिका में आपके ग्रीन कार्ड के मुद्दे को हल करने के लिए तैयार हैं। प्राध्यापक हान, अगर आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आते हैं तो हम आपको सीधे डीन बना सकते हैं, 3 मिलियन के वार्षिक वेतन और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक मुश्त इमिग्रेशन सब्सिडी के साथ ही एक विला भी, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप अपनी नागरिकता बदल लेंगे। प्राध्यापक हान ने बिना किसी दूसरे विचार के उन सभी को तुरंत डिक्लाइन कर दिया। पैसा, क्या अब उन्हें पैसे की कमी थी? उनके साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक एंटरप्राइजेज ने लगभग उनके कार्यालय का दरवाज़ा तोड़ दिया था, और जबकि उनकी वार्षिक आय कई मिलियन अमेरिकी डॉलर जितनी नहीं थी, कुछ मिलियन भारतीय मुद्रा उनके लिए अभी भी काफ़ी एफर्टलेस थी। उन्हें, एक ऐसे व्यक्ति को जो हर दिन शोध के लिए समर्पित था, इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं थी। उनके बच्चों के आवास और शिक्षा का मुद्दा बहुत पहले ही सेटल हो चुका था और एक सर्टन पॉइंट से आगे पैसा बस एक संख्या था। प्राध्यापक हान एक विद्वान थे, कोई ऐसे जो वैज्ञानिक अनुसंधान का पीछा करते थे, और वह स्पष्ट रूप से समझते थे कि अर्जुन चौहान के पक्ष में रहना उनकी अपनी शैक्षणिक क्षमताओं के लिए निर्विरोध रूप से मीनिंगफुल था। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, उन्होंने इस भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए केवल अर्जुन चौहान की ग्लोरी में बास्क किया, लेकिन अर्जुन चौहान से प्राप्त कई कटिंग एज इनसाइट्स के साथ, जब तक वह उन्हें इंटीग्रेट और अप्लाई करते, उनके पास कुछ सालों के भीतर अपने स्वयं के प्रयास से एक और नोबेल जीतने का मौका हो सकता था। इसके अलावा वह वर्तमान में विश्वविद्यालय में सभी वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं का मैनेजमेंट कर रहे थे। अगर वह किसी दूसरे स्कूल में जाते तो उन्हें वही अधिकार और ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता था। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय में अपनी पोजीशन को 10 हार्वर्ड प्राध्यापकों की पोजीशन के बदले में भी ट्रेड नहीं करेंगे। इसके अलावा वे चाहते थे कि वह अपनी नेशनैलिटी बदलें, वह बेवकूफ़ नहीं थे। अगर वह नोबेल लेकर फिर भाग जाते तो एंटायर नेशन द्वारा उनकी बुरी तरह से आलोचना की जाएगी। प्राध्यापक हान, क्या आपके पास एक पल है? एक चालू नज़र वाला एक प्राध्यापक हान के कार्यालय में आया। प्राध्यापक हान की नज़र तुरंत काली पड़ गई और एक हल्की सी नाराज़गी हवा में परमिएट होने लगी। क्या हो रहा है? अर्जुन चौहान ने प्राध्यापक हान के मूड में बदलाव देखा। वे इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने उन्हें पहले कभी इतना नाराज़ नहीं देखा था। यह एक लंबी कहानी है, सबसे बड़ा शिष्य भाई सुमन ने फुसफुसाया। वह प्राध्यापक यज्ञेश हैं। वह एक व्याख्याता के रूप में प्राध्यापक हान के अनुसंधान दल के साथ रहते थे। प्राध्यापक हान ने उन्हें प्राध्यापक तक प्रमोट किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह हमारे अनुसंधान दल की मैंटल को संभालेंगे, लेकिन कौन जानता था कि वह बीच में ही डिफेक्ट कर देंगे और हमारे विश्वविद्यालय में एक गंगा विद्वान के साथ कोजी अप हो जाएंगे। तो वह प्राध्यापक हान को फिर से राइज होते देख रहा है और रोशनी की ओर वापस आने का फैसला करता है। अर्जुन चौहान ने स्नेह किया, ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से डिस्पिकेबल पाते हुए। तभी प्राध्यापक हान का फ़ोन बजा और उन्होंने प्राध्यापक यज्ञेश को हैंग करते हुए फ़ोन का जवाब दिया, लेकिन प्राध्यापक यज्ञेश ने फिर भी बेशर्मी से पास के सोफे पर एक सीट ले ली। फ़ोन कॉल आधे घंटे से ज़्यादा समय तक चला। आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ प्राध्यापक यज्ञेश, मैं हाल ही में बस बहुत व्यस्त रहा हूँ। प्राध्यापक हान ने कहा, अगले मार्च के लिए स्नातक एडमिशन्स, और अभी सितंबर है, फिर भी देश भर से सैकड़ों छात्रों ने मुझसे संपर्क किया है कि वे मेरी ग्रेजुएट पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मेरे फ़ोन नंबर बदलने के बाद भी उन्होंने इसे ढूंढ लिया। अननोइंग है ना? हा।
प्राध्यापक खान सच में अति विनम्रता जानते हैं। प्राध्यापक खान के छात्र लैब में छिपे हुए स्निकर कर रहे थे। लेकिन ये सच था, एक नोबेल लॉरिएट का छात्र होना कुछ ऐसा नहीं था जिसकी कोई भी दावा कर सकता था। क्या ये कोई आश्चर्य था कि लोग पोजीशंस के लिए जल्दी से वाइंग कर रहे थे? ऐसी भी अफवाहें थीं कि एक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र कल रात मीलों दूर से रश होकर आया था, यहाँ तक कि अपनी खुद की फंडिंग लाने की भी उम्मीद कर रहा था ताकि वह दल में शामिल हो सके। वह इसे डिजर्व करता था, सबसे बड़ा सीनियर ब्रदर ने कहा। आप लोग नहीं जानते, उसके जाने के बाद उसने कितना कंप्लाई करने का नाटक किया लेकिन अदरवाइज एक्ट किया। उसने प्राध्यापक खान की बहुत सी परियोजनाओं को स्क्रू अप कर दिया। प्राध्यापक यज्ञेश, क्या आपको कुछ चाहिए था? प्राध्यापक खान ने पूछा। प्राध्यापक खान, बस इतना ही कि मैं इतने लंबे समय से ग्रुप से दूर रहा हूँ, मुझे हमारे लैब के छात्र याद आए, इसलिए मैं मिलने वापस आया। देख लिया, अगर ऐसा है तो कृपया चले जाएं। मेरी बाद में अर्जुन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्राध्यापक खान ने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अर्जुन, क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ, अर्जुन चौहान ने सहयोग किया और बाहर कदम रखा। चलिए प्राध्यापक खान, मैंने सुना है कि आज देश और दुनिया भर से सैकड़ों प्राध्यापक और स्कॉलर आए हैं। इंतज़ार करें प्राध्यापक खान। प्राध्यापक यज्ञेश ने जल्दी से कहा, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या हमारे अनुसंधान ग्रुप को अभी भी लोगों की ज़रूरत है? मुझे इस जगह के लिए अभी भी कुछ भावनाएं हैं। ओह, हमें अभी भी लोगों की कमी है। प्राध्यापक यज्ञेश का चेहरा खुशी से लिट अप हो गया, लेकिन अगले शब्दों ने उसे प्लमर डाउन भेज दिया। सुमन, क्या हमारे लैब को अभी भी केमिकल्स और इक्विपमेंट की देखभाल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है? अगर प्राध्यापक यज्ञेश उस स्तर तक स्टूप करने के लिए तैयार हैं तो तुम्हें उसे सेटल होने में मदद करनी चाहिए, प्राध्यापक खान ने कहा। ज़रूर प्राध्यापक खान। प्राध्यापक खान, ऐसे लोगों पर अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। वे टेलीविज़न स्टेशन के रास्ते में थे और यह ऑब्वियस था कि प्राध्यापक खान अभी भी थोड़ा अपसेट थे। मैं अपसेट नहीं हूँ, प्राध्यापक खान अचानक हंसे, ये बस डैम सेटिस्फाइंग है। मैं ऐसे एक दिन का इंतज़ार कर रहा था। ये दो मुँहा कमीना, मैं इतने सारे लोगों के सामने कर्स नहीं करना चाहता था। ऐसे लोग बस अकादमिक दुनिया के लिए एक डिसग्रेस हैं। प्राध्यापक खान को ऐसे देखते हुए अर्जुन चौहान लगभग डम्फाउंडेड था। ऐसी सुंदर भारतीय भाषा, कौन जानता था कि प्राध्यापक खान भी एक लैंग्वेज आर्टिस्ट थे। जल्द ही वे जयंतनगर शहर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और शैक्षणिक सेमिनार के लिए भारत के लगभग सभी मीडिया रिसोर्सेज यहां कन्वर्ज हो गए थे। ऑर्गेनाइजर्स ने 1800 से ज़्यादा इन्विटेशंस भेजे थे, जिनमें से सभी एक्सेप्ट किए गए थे, और हज़ारों स्कॉलर जिन्हें इनवाइटेड नहीं किया गया था उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। इस तरह के मैग्नीट्यूड के एक इवेंट ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। शाम के 7:30 शुरू होने वाला लाइव ब्रॉडकास्ट 1 या 2 घंटे पहले ही लोगों से पैक हो गया था। 66,66,666। जहां बॉस अर्जुन होते हैं वहां हमेशा कुछ बड़ा होता है। मैं बोल्डली गेस करता हूं कि आज देखने के लिए निश्चित रूप से एक्साइटमेंट होगी। मुझे उम्मीद है कि वे इडियट रिपोर्टर कुछ बिज़ार सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि बॉस अर्जुन उन्हें ब्लास्ट कर सकते हैं और जब वह उस पर हो तो शो ऑफ भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस ब्रो, माइक को हटा दो। दोस्तों, मैंने सुना है कि यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन जो डार्क मैटर रिसर्च में माहिर है, उसने बॉस अर्जुन की उपलब्धियों के बारे में कंसिडरेबल स्केप्टिसिज्म व्यक्त किया है। अपरेंटली वे आज इनवाइटेड में से हैं। उन्होंने दशकों से रिसर्च कर रहे हैं और मैंने सुना है कि पिछले 2 सालों में उनके कुछ ब्रेक थ्रूज हुए होंगे। आज वे कुछ ट्रबल शुरू कर सकते हैं। ट्रबल शुरू करें, यह एक्साइटिंग है। ये निश्चित रूप से एक शूरा क्षेत्र होगा। समय शाम के 7:30 थम गया और अकेले भारतीय टेलीविज़न की लाइव व्यूअरशिप 3 मिलियन तक पहुंच गई थी। राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल डेली अटेंशन से कवरेज के साथ आज रात के ब्रॉडकास्ट में ट्यून करने वाले लोगों की संख्या एक अनकाउंटेबल एक्सटेंट तक बढ़ गई थी। आज रात के होस्ट का नाम सत्यम सिंह था, जिन्होंने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था। एक्चुअली वह एक लेजिटिमेट होस्ट हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने महावीर यादव का इंटरव्यू लिया वह लेट लूज होने लगे। तब से हर वैरायटी शो और होस्टिंग गिग में ऑडियंस उन्हें ब्रैग करते हुए सुन सकती थी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुरा नहीं है, मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दी, मुझे रिकमेंडेड किया गया था, जो वर्साई की पहली जनरेशन बन गया। अलीबाबा जैकमा बनाने का पछतावा, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डिसेंट सत्यम सिंह, एवरेज लुक्स गुप्तनु, परिवार में सबसे बदसूरत लावण्या रॉय, यह मीम बस हवा में से उभरा। आज रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के होस्ट के रूप में यह माना जाता है कि यह एक स्पेक्टेक्युलर मीटिंग होगी। शुभ संध्या सभी को। सत्यम सिंह लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाई दिए और कमेंट्स की बौछार, ग्रैंड मास्टर को सम्मान दे रहे हैं के साथ पागल हो गई। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार हमारी नज़रों में हमेशा लगभग एक लेजेंडरी पुरस्कार रहा है। अब तक हमारे देश में केवल 2 प्रीडिसेसर थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार।
हालांकि भौतिकी, रसायन विज्ञान और अन्य के डोमेन्स में हमारा देश अभी भी एक ब्लैंक स्लेट था। लेकिन बस परसों ही हमने भौतिकी के क्षेत्र में वॉइड को तोड़ दिया। सत्यम सिंह का मोनोलॉग बहुत प्रोवोकेटिव था और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कई भारतीय लोगों ने वास्तव में इमोशन का सर्ज महसूस किया। अब आइए इस साल के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का स्वागत करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय के विज्ञान अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर प्राध्यापक खान और उनके छात्र अर्जुन चौहान। अप्लॉस वेन्यू के माध्यम से रिप्पल हुआ। अकादमिक सर्कल में स्टा पीछा भी होता है, खासकर उन स्कॉलर के बीच जिन्होंने लंबे समय तक डार्क मैटर का अध्ययन किया है। वे दोनों को आइडल्स मानते हैं और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों स्कॉलर बहुत एक्साइटेड दिखाई दिए। बेशक एक्सेप्शंस थे। वे लोग स्कॉन्फुली उन दूसरों को देख रहे थे जो उनके आसपास क्लैपिंग कर रहे थे, स्टेज पर उन दो लोगों को एंग्रली घूर रहे थे जैसे कि उन्होंने उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स चुरा ली हों। सबसे पहले कृपया अपना परिचय दें। नमस्ते सभी को, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय से प्राध्यापक खान हूँ। द गुड मैन इज मी, मैं अर्जुन चौहान हूँ। अर्जुन चौहान ने अपने यूजुअल गूफी स्टाइल को जारी रखा, ऑडियंस और ऑनलाइन कमेंट्स दोनों से लाफ्टर ड्रॉ करते हुए। हा, श्रीमान अर्जुन सच में उतने ही हाजिर जवाब हैं जैसा कि लेजेंड्स कहते हैं। सत्यम सिंह अपनी होस्टिंग एक्सपीरियंस की वेल्थ के साथ किसी भी तरह के गेस्ट से अनफेज्ड थे और सिचुएशन को ईज के साथ हैंडल किया। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के पहले बैच के भारतीय रेसिपिएंट्स के रूप में मुझे आश्चर्य है कि आपकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत ऑनर्ड महसूस करता हूं। प्राध्यापक खान ने आज रात के इंटरव्यू के लिए न्यूमरस स्क्रिप्ट्स तैयार की थी। वह आज सुबह बाथरूम का उपयोग करते समय भी उन्हें रिसाइट कर रहे थे। ये हमारे देश की साइंटिफिक रिसर्च की बढ़ती ताकत को रिप्रेजेंट करता है और साबित करता है कि हम भारतीय किसी से भी कम नहीं हैं। हम भी नोबेल पुरस्कार के लिए कई उम्मीदवारों में से स्टैंड आउट कर सकते हैं। मुझे अपनी भावनाओं में कोई फ्लक्चुएशंस महसूस नहीं होते और मुझे थोड़ा हंसने का भी मन करता है। अर्जुन चौहान प्राध्यापक खान के फर्वेंट स्पीच की तुलना में बहुत ज़्यादा कंपोज दिखाई दिए। ये तो बस एक नोबेल पुरस्कार है, आखिरकार यह उतना मुश्किल नहीं था। सत्यम सिंह का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसे अचानक कुछ साल पहले महावीर यादव के साथ एक इंटरव्यू के दौरान डोमिनेटेड होने का डर याद आया। श्रीमान अर्जुन, क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट के लिए अपना शोध कब तैयार करना शुरू किया? एक्चुअली मैंने पहले भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए कम्पीट करने की योजना नहीं बनाई थी, अर्जुन चौहान ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी ने सुना होगा कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय को इस साल 158 राष्ट्रीय स्तर की साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिली हैं। कई स्कूल अनसैटिस्फाइड थे, ये सोचते हुए कि हमारे स्कूल की साइंटिफिक रिसर्च कैपेसिटी की कमी है, ये सोचते हुए कि हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स डिजर्व नहीं करते थे, ये सस्पेक्ट करते हुए कि वहाँ फाउल प्ले था। सत्यम सिंह का चेहरा मौनफुल हो गया। यह एक लाइव ब्रॉडकास्ट था आखिरकार, और इस तरह सब कुछ स्पिल करना उसे एक होस्ट के रूप में इनक्रेडिबली ऑकवर्ड महसूस करा रहा था। तो मैं पिस्ड ऑफ था, ये सिंपली इंटॉलरेबल था। बैकिंग ऑफ का मतलब कंप्लीट डिजास्टर था। अर्जुन चौहान ने पैशनेटली बात की। मैं सोच रहा था मुझे कुछ रियल स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय की साइंटिफिक रिसर्च कैपेबिलिटी सबसे मजबूत है। तो प्राध्यापक खान के साथ डिस्कशन के बाद मैंने एक हाई प्रोफाइल जर्नल के लिए एक शोध पत्र लिखने का फैसला किया। तो आपको शुरू में पुरस्कार जीतने की उम्मीद नहीं थी? बेशक नहीं, अर्जुन चौहान ने कहा। मुझे एक्चुअली भौतिकी में नोबेल पुरस्कार में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैंने इसके बारे में पहले ही सुना था। लेकिन स्ट्रेंथ झूठ नहीं बोलती। जब हमने आधे महीने पहले अपना शोध पत्र जमा किया तो पब्लिशिंग हाउसेस के कई संपादक और मुख्य संपादक हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट को चाहने के लिए भारत भाग कर आए। मैंने बस रैंडमली एक के साथ साइन किया और फिर मैं जीत गया। 66,666। डैम इट, फिर से उसने शोबोट किया। मैं जानना चाहता हूं कि सत्यम को अब मेंटल शैडो का आकार कितना है। हा, अब से प्राध्यापक सत्यम एक और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं। श्रीमान अर्जुन, प्राध्यापक खान, सत्यम सिंह ने एक उच्च स्तर की प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए जारी रखा। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका रिसर्च ग्रुप हमेशा इंडस्ट्रियल डोमेन में हाई पॉलीमर मटेरियल्स के एप्लीकेशन में एंगेज्ड रहा है। आपने कब अपने रिसर्च डायरेक्शन को डार्क मैटर जैसी मौलिक भौतिकी की ओर मोड़ना शुरू किया? हमारे ग्रुप ने कभी भी विशेष रूप से डार्क मैटर का अध्ययन नहीं किया है, प्राध्यापक खान ने कहा, जबकि अर्जुन चौहान को एक नज़र दी। हाँ, अर्जुन चौहान सहमत हुए। एक्चुअली ये सब हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय के खिलाफ इंटरनेट क्रिटिसिज्म से शुरू हुआ। हमने कई प्लान्स के बारे में सोचा, लेकिन हमारे पॉलीमर इंडस्ट्री रिसर्च को एकेडेमिया में हाई रिकॉग्निशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो हमने गूगल किया और देखा कि डार्क मैटर टॉपिक ने 100 सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं की थी और इसलिए हमने इसे चुना। तो आप ये कहना चाहते हैं जिस समय आपने इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने का फैसला किया और जिस समय आपने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता उसके बीच 1 महीने से भी कम समय था?
सत्यम सिंह का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया जैसे उसने शिट खा लिया हो, उससे भी बदसूरत। टू बी प्रिसाइज, ये 23 दिन होना चाहिए। हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, टेस्टिंग की, शोध पत्र लिखा, उन सभी में शायद कुल मिलाकर 5 या 6 दिन लगे। एक्चुअली ये काफ़ी टायरिंग था। एक्चुअली हम बस अपने स्कूल की स्ट्रेंथ साबित करना चाहते थे। ये नोबेल पुरस्कार सच में कुछ ऐसा था जो हमने बस रास्ते में उठाया, कुछ ऐसा नहीं जिसके बारे में बहुत बड़ा डील बनाया जाए। स्टेज पर जोड़ी, एक बूढ़ा एक जवान, एक दूसरे के साथ परफेक्टली प्ले ऑफ कर रहे थे, वर्साए को पूरी तरह से एग्जेम्पलीफाई करते हुए। फक डैम, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? टायरिंग। लोग 100 सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं बिना सक्सेस के, और आप 5 या 6 दिनों तक रिसर्च करते हैं और क्लेम करते हैं कि यह काफ़ी टायरिंग है। इस स्तर का वर्साए कुछ ऐसा है जिसे शायद इस जीवन काल में कोई और नहीं सीख सकता। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उन्होंने केवल इसलिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया क्योंकि किसी ने उनके स्कूल को इंसल्ट किया, और गुस्से में उन्होंने बस कैजुअली एक पुरस्कार उठा लिया। हा, ये सच में एक लेजेंडरी एक्सपीरियंस है। सत्यम सिंह ने चीज़ों को स्मूथ करने की कोशिश की। अगर टेंस ऑफ मिलियंस, शायद बिलियंस लोगों के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होता तो वह माइक्रोफोन तोड़कर चला जाता। आप दोनों ने हमारे भारतीय लोगों की रोबस्ट स्पिरिट को पूरी तरह से एम्बॉडीड किया है। कारणों के बावजूद हमारे भारतीय लोगों में सच में स्ट्रेंथ है। अपने फॉरहेड से पसीना पोंछते हुए सत्यम सिंह ने कहा, तो आज हमारे पास ऑडियंस में कई मीडिया फ्रेंड्स और स्कॉलर भी हैं जिन्हें निश्चित रूप से आपके रिसर्च के बारे में कई सवाल हैं। आइए उन्हें फ्लो देते हैं। एक सुनहरे बालों वाला पश्चिमी विद्वान सबसे पहले खड़ा हुआ। मैं रॉयल यूरोपीय भौतिकी संस्थान से सेबेक हूं और मुझे आपके रिसर्च अचीवमेंट्स के प्रति बहुत स्केप्टिसिज्म है। फूश। भीड़ तुरंत शौक के साथ बस करने लगी। जिसकी उम्मीद थी वह आ गया। हर कोई जानता था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई ट्रबल पैदा करने के इरादे से आएगा, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी सामने आएंगे। डैम, यह आदमी कौन है? दोस्तों, इसे अफ्रीका भेजो ताकि यह कोयला खोद सके। यह आदमी ब्लेटेंटली यहाँ चीज़ों को मैसअप करने के लिए है। मेरे टेम्पर के साथ कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे। क्या बात है, हमें भारतीयों को ऑसम होते हुए देख नहीं सकते? हाँ, फॉल्स निकाल रहे हो? मेरे लिए एक वो सॉन्ग गाओ। रॉयल यूरोपीय भौतिकी संस्थान से सेबेक के अपने डाउट्स को वॉइस करना शुरू करने से पहले ही भारतीय ऑडियंस अपनी सभी एनर्जीज को रोक नहीं पाए। सेबेक इस साल 54 साल का, डार्क मैटर के क्षेत्र में लगभग 30 सालों से रिसर्च कर रहा था। अर्जुन चौहान से पहले डार्क मैटर के बारे में ज़्यादातर फ्रंटलाइन इन्फॉर्मेशन उससे और प्राध्यापक जिन्स के नेतृत्व में एक और लैब से आती थी। अभी पिछले साल उनके रिसर्च ने एक ट्रेमेंडस ब्रेक थ्रू किया था, और सेबेक कॉन्फिडेंट था कि वह 3 सालों के भीतर डार्क मैटर के अस्तित्व को सफलतापूर्वक साबित कर सकता है और इसकी कॉम्पोजिशन को डिकोड कर सकता है। 3 साल बहुत लंबे नहीं थे, क्योंकि प्राध्यापक जिन्स के अलावा दुनिया में कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन उनके रिसर्च के करीब नहीं आ सकता था। हाल ही में प्राध्यापक जिन्स ने सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज नहीं किए थे और 3 सालों में उनसे कैचिंग अप करना लगभग इम्पॉसिबल था। उस समय सेबेक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था कि 60 साल का होने से पहले उसके पास भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने का डेफिनेट मौका था। लेकिन कौन जानता था कि बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतंगा विश्वविद्यालय इस मौलिक भौतिकी समस्या को सीधे हल कर देगा। यहाँ तक कि अगर वह 3 साल बाद एक सुपीरियर शोध पत्र लिखता तो दूसरे स्थान को कभी याद नहीं किया जाएगा, नहीं वह डार्क मैटर के अस्तित्व को साबित करने की उपलब्धि का उपयोग भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए कम्पीट करने के लिए कर सकता था। उस पल उसकी दुनिया कोलैप्स्ड हो गई और वह कई दिनों तक सो नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे आपने लंबे समय तक पैसा बचाया था, एक मैचमेकर की व्यवस्था की थी, एक वेडिंग हाउस खरीदा था, एक ब्राइड प्राइस तैयार किया था और अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को प्रपोज करने वाले थे, जब आपकी गर्लफ्रेंड को किसी और ने स्नैच अवे कर लिया, यहाँ तक कि किसी और द्वारा राउंडली क्लेम्ड भी कर लिया गया था। कौन उसे एंड्योर कर सकता था? जब उसे पता चला कि प्राध्यापक हान का दल हमेशा हाई पॉलीमर मटेरियल्स पर काम कर रहा था और डार्क मैटर से संबंधित कुछ भी पहले कभी नहीं छुआ था, तो उसे तुरंत सस्पिशंस हुए। उन्होंने एक सप्ताह में वह हल कर दिया जो अदर्स 100 सालों में हासिल नहीं कर पाए। उसने माना कि दुनिया में जीनियसेस थे, लेकिन एक जीनियस भी ये केवल कुछ दिनों में पूरा नहीं कर सकता था, इसमें कुछ ट्रिकरी शामिल होनी चाहिए। उसे आज ग्लोबल मीडिया और स्कॉलर्स के सामने उनके शैक्षणिक धोखाधड़ी को एक्सपोज करना था। श्रीमान सेबेक, बेझिझक कोई भी सवाल पूछें। अर्जुन चौहान किसी के ट्रबल पैदा करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड था, लेकिन उसका सारा ज्ञान जेन्युइनली एक्वायर्ड था। उसने न तो ब्राइब किया और न ही रॉब्ड। उसे किस बात की चिंता थी? मैं आगे जो कहने जा रहा हूं वह थोड़ा हाश लग सकता है और मुझे यकीन नहीं है कि यह कहा जाना चाहिए या नहीं। अगर आप शो नहीं है कि यह कहा जाना चाहिए या नहीं तो मत कहो। हा, कमरा अचानक लाफ्टर में बर्स्ट हो गया क्योंकि अर्जुन चौहान ने स्किलफुली काउंटर अटैक किया। एग्जैक्टली, अगर आप शो नहीं है कि यह कहा जाना चाहिए तो कुछ भी क्यों कहें? अनशो है कि क्या यह अप्रोप्रिएट है तो मत कहो।
मुझे ब्लंट बोलने के लिए ब्लेम मत करो। तो तुम बस कुछ मत कहो। इसमें कोई डाउट नहीं। सेबेक, जो पहले से ही भारतीय भाषा में बहुत फ्लुएंट नहीं था, काउंटर अटैक से पूरी तरह से डम्फाउंडेड हो गया। जवान लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाते, सेंसेबल तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। वह केवल इंग्लिश में जारी रख सका। मैंने अभी सुना, श्रीमान अर्जुन ने कहा, आपके रिसर्च टीम ने प्रोजेक्ट की एस्टैब्लिशमेंट के 1 सप्ताह के भीतर शोध पत्र लिखा। वह बर्ड लैंग्वेज क्या है? भारतीय भाषा बोलो, मुझे समझ नहीं आता। अर्जुन चौहान को उसे रिप्लाई देने की बौद्ध नहीं थी, खासकर क्योंकि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से ट्रबल पैदा करने के लिए था। क्या आप सच में उम्मीद कर सकते हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पोलाइट होगा जो उसके दिन को रुइन करने की कोशिश कर रहा था? हाँ, मुझे याद है कि पिछली बार जब श्रीमान अर्जुन ने उस गणितीय समस्या को हल किया था, तो उन्होंने कई देशों के पत्रकारों को उनकी भाषाओं में फ्लुएंटली जवाब दिया था, यहाँ तक कि उन्हें कर्स आउट भी किया था। और अब वह मुझे बताता है कि उसे इंग्लिश समझ नहीं आती। मैं बस 4 शब्द कहना चाहता हूँ, अटली, बिल्कुल लैकिंग, कमी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, खूबसूरती। कोई समस्या नहीं, भारत में एक फॉरेन लैंग्वेज क्यों बोलें? फॉर्चुनेटली इस बार एक छात्र जो भारत में पढ़ा था, सेबेक के साथ आया था। हालांकि वह एक नेटिव स्पीकर जितना फ्लुएंट नहीं था, बेसिक कम्युनिकेशन अभी भी कोई इशू नहीं था। टीचर और स्टूडेंट ने ऑल्टरनेटली बात की और ट्रांसलेट किया, जिससे इंटरनेशनल नेगोशिएशंस जैसी एटमॉस्फेयर बन गई। श्रीमान अर्जुन ने एक ऐसी समस्या को हल किया जिसने 100 सालों तक इंसानों को परप्लेक्स्ड किया था, केवल 1 सप्ताह में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हर कोई इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर सकता है? छात्र ने सेबेक के लिए ट्रांसलेट किया। इसके अलावा श्रीमान अर्जुन और प्राध्यापक खान ने पहले कभी डार्क मैटर पर किसी सब्जेक्ट को डील नहीं किया था। आप वास्तव में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमें संदेह है कि श्रीमान अर्जुन ने किसी और के साइंटिफिक रिसर्च रिजल्ट्स चुराए हैं। सेबेक ने ब्लंटली कहा। वाह, सीन में एक अप्रोच छिड़ गया। यह ऐसा नहीं था कि किसी को इस पर संदेह नहीं था, और अगर अर्जुन चौहान और उनके टीम ने 7 सालों तक रिसर्च किया होता तो शायद ये ज़्यादा कन्विंसिंग हो सकता था। लेकिन 7 दिन, ये लगभग उनकी इंटेलिजेंस का एक इंसल्ट था। लेकिन कोई भी ऐसी सेटिंग में इस तरह का डाउट नहीं उठाएगा, क्योंकि इसका ब्लेटेंटली मतलब पूरी दुनिया के सामने किसी के चेहरे पर स्लैप करना था। श्रीमान सेबेक, आप रैंडमली शिट खा सकते हैं, लेकिन आप नॉनसेंस बात नहीं कर सकते। मिलियंस, यहाँ तक कि बिलियंस लोग वर्ल्ड वाइड अभी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। इसके बाद मैं अपने लॉयर को आपके देश पर सू करने के लिए इंस्ट्रक्ट करूंगा, अर्जुन चौहान ने रिटॉर्ट किया। अर्जुन चौहान, मैं जानता हूं कि आप बहुत अमीर हैं। अब मुझे संदेह है कि आपने एक बड़ी राशि के पैसे से किसी और के रिसर्च रिजल्ट्स खरीदे हैं। आप मुझ पर सू कर सकते हैं, लेकिन सभी से पूछें कि क्या वे आप पर विश्वास करते हैं। ये सिंपली सभी स्कॉलर्स की इंटेलिजेंस का एक इंसल्ट है। आपकी इंटेलिजेंस का इंसल्ट, अर्जुन चौहान ने स्नेह किया। आइए अब मैथ करते हैं। श्रीमान सेबेक, आपने डार्क मैटर के सब्जेक्ट का कितने समय तक अध्ययन किया है? 28 साल, सेबेक ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, फिगर पर प्राउड होकर। तो प्रोफेसर सेबेक के एस्टिमेट के अनुसार आप इस सब्जेक्ट को कब हल कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। ठीक है, 3 और साल जोड़ें, यह 31 साल बनाता है। आइए एक साल को 365 दिन गिनते हैं, अर्जुन चौहान ने जारी रखा। मैंने डार्क मैटर का अध्ययन करने में केवल 7 दिन खर्च किए। तो 31 टाइम्स 365 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल 16 टाइम्स 1616 को राउंडिंग ऑफ करने पर हमें 2000 मिलता है। मेरी इंटेलिजेंस आपकी तुलना में 2000 गुना ज़्यादा है। हा, श्रीमान अर्जुन सिंपली एक मैथ जीनियस हैं। क्या उन्होंने अपनी मैथ पे टीचर से सीखी थी? कोई मेरी मदद करो, रामानुजन अपनी कब्र में रोलिंग कर रहे हैं। जारी रखें श्रीमान अर्जुन, हम आपके लिए ताबूत का ढक्कन पकड़े रहेंगे। ब्रिलियंट, श्रीमान अर्जुन सच में एक वेटरन कीबोर्ड योद्धा हैं। उन्होंने इसे इतने लॉजिकली एनालाइज किया, मैं एक्चुअली इसे रिफ्यूट नहीं कर सकता। देखा, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस 2000 गुना से डिफर करती है, मुझे लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस का एक छोटा सा इंसल्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? ओह, मैंने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी हल किया था जिसने 200 से ज़्यादा सालों तक इंसानों को ट्रबल किया था, केवल एक एग्ज़ाम के एक स्मॉल फ्रैक्शन के समय में। उस कैलकुलेशन से मेरी इंटेलिजेंस कुछ मिलियन हो सकती है। अर्जुन चौहान ने श्रग किया। आपके लिए डार्क मैटर के बारे में यह इशू टफ लग सकता है, लेकिन मेरे लिए यह 1+1 बराबर 2 से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मुझे इसे साबित करने के लिए एक शोध पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं इसे और भी कम समय में साबित कर सकता था। आप मेरे जीनियस कैपेबिलिटीज़ पर सवाल उठाने के लिए अपने इडियोटिक पर्सपेक्टिव का उपयोग क्यों करते हैं? इंस्टेंट किल, एक्सप्लोसिव आउटपुट। अगर मैं सेबेक होता तो मैं अब तक ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता। एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर को श्रीमान अर्जुन द्वारा एक इडियट कहा गया और वह इसे रिफ्यूट भी नहीं कर सकता। क्या ये बस बर्न नहीं करता? डैम, उसने फिर से नेल कर दिया।
श्रीमान अर्जुन, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपके देश की बिलियन से ज़्यादा लोगों की विशाल पॉपुलेशन के साथ अब तक केवल 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है और वे दोनों एक्सट्रीमली ओल्ड हैं। ये दिखाता है कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों से कंसीडरेबली बिहाइंड है। जिन उपलब्धियों के बारे में आपने पहले बात की थी, वे ये साबित नहीं करती कि आप में वास्तव में एबिलिटी है। क्या ऐसा है? उस पल में अर्जुन चौहान ने एंगर का सर्ज महसूस किया। लगता है कि आप बस हमें भारतीयों को अप टू पर नहीं सोचते हैं, श्रीमान सेबिक, और आपके मन में हमारे खिलाफ कुछ नेशनल प्रेजुडिस है ना? सेबिक ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह बिल्कुल यही सोच रहा था। हमारी भारतीय सभ्यता के 5000 सालों के इतिहास ने कागज़ बनाना, छपाई, बारूद और कंपास जैसे इन्वेंशंस पैदा किए। क्या ये इन्वेंशंस नहीं थे जिन्होंने दुनिया को शॉक किया था? अर्जुन चौहान ने चैलेंज किया। अगर भारत नहीं होता तो आप शायद शिट करने के बाद भी एक रफ स्टिक से अपनी एस पहुंच रहे होते, है ना? हा हा हा। भारतीय ऑडियंस, जो भी इंसेंस थी, अचानक लाफ्टर में बर्स्ट हो गई। जब क्रिएटिविटी की बात आती थी तो भारतीय वैज्ञानिक डोमेन में ब्राइटली चमकते थे, जबकि इन पश्चिमी देशों को ये भी नहीं पता था कि वे एग्जिस्ट करते थे या नहीं। लेकिन वह बस आपके भारत का पास्ट है, जिसके बारे में बोस्ट करने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए मॉडर्न ईरा के बारे में बात करते हैं, अर्जुन चौहान ने जारी रखा। कोई भी जो ये कहने की हिम्मत करता है कि उसकी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान तकनीक भारत से सरपास करती है, कृपया अपना हाथ उठाएं। अर्जुन चौहान ने ऑडियंस को स्कैन किया और इंडीड किसी ने भी अपना हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। आज तक भारत के मानवयुक्त स्पेसक्राफ्ट की सक्सेस रेट 100% है, जबकि अदर कंट्रीज इतिहास में कई लॉन्च फेलियर्स हुए हैं जिनमें कई हार्ड ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई। ये पहले ही सब कुछ कह देता है। तो अब क्या स्पीचलेस हैं, है ना? अर्जुन चौहान मुस्कुराया। कुछ समय पहले हमारे भारत ने 2 नैनोमीटर चिप्स का डेवलपमेंट पूरा किया। अगर मुझे सही याद है तो हमारे देश से चिप्स इंपोर्ट करने के लिए आप मेरे सिलिकॉन चंद्रिका के सामने कई घंटों तक नीलिंग कर रहे थे, है ना? इन शब्दों के बाद कई लोगों ने शर्म से अपने सिर नीचे कर लिए। कौन जानता था कि अर्जुन चौहान उस समय सीक्रेटली एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर देगा? ये प्रैक्टिकली मास सोशल डेथ का एक सीन था, इन पश्चिमी देशों के इतिहास में एक डार्क चैप्टर। तो ये स्पष्ट है, चाहे हम मॉडर्न टाइम्स या एंशिएंट हिस्ट्री को देखें, आपके पास भारतीय लोगों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ की आलोचना करने के लिए कोई जगह नहीं है। वेल सेड। मैं एक्चुअली यहाँ पसीना बहा रहा हूँ। क्या ये बोरुटो से ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं है? अध्यक्ष अर्जुन हमेशा एक गॉड हैं। हालांकि अध्यक्ष अर्जुन जब फ्लॉन्ट करते हैं तो सच में बहुत शोई हो सकते हैं, आज वह ट्रूली डैशिंग हैं। अर्जुन चौहान ने एक गहरी सांस ली। ठीक है प्रोफेसर सेबिक, आप घर जा सकते हैं और अदालत के समन का इंतजार कर सकते हैं। जब तक मैं 10 या 8 सालों के लिए अपीज़ नहीं हो जाता, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मेरे पास इस गेम के लिए स्पेयर करने के लिए बहुत पैसा है। और हाँ, एक एम्बुलेंस तैयार रखें, मुझे डर है कि यह आदमी शेयर एंगर से एक स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। अर्जुन चौहान के एलोक्वेंट रिमार्क्स की स्ट्रिंग ने सीधे सेबिक के ब्लड प्रेशर को स्काईरॉकेट कर दिया। उसने विश्वास नहीं किया। वह जानता था कि अदर्स विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कोई भी कॉन्ट्ररी के लिए एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं जानता हूं कि यहाँ हर कोई हमारे रिसर्च अचीवमेंट्स के बारे में डाउट्स रखता है, अर्जुन चौहान ने कहा। मैं इसे समझता हूं, लेकिन मुझे अभी भी यह कहना होगा कि डार्क मैटर पर रिसर्च के संबंध में हमने किसी के काम का प्लेजराइज नहीं किया है, क्योंकि किसी के पास हमारे प्लेजराइज करने के लिए एक्सपर्टीज का स्तर नहीं है। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं कुछ भी साबित नहीं करता तो विभिन्न कीबोर्ड योद्धा ऑनलाइन शैक्षणिक साहित्यिक चोरी के लिए हम भारतीयों पर हमला करेंगे, ये दावा करते हुए कि हमारा नोबेल अनडिजर्व्ड है। मुझे लगता है कि दुनिया में अभी भी कई अनसॉल्व्ड मिस्टरीज हैं। मैं कुछ और हल करूं तो कैसा रहेगा? यह मेरी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काफ़ी होना चाहिए, है ना? नो वे, किसी ने sarcastically नीचे से चिल्लाया। कौन जानता है कि क्या आपने पहले से ही इन सभी चीज़ों के लिए तैयारियां नहीं की हैं, या शायद आप एक झूठ को कवर अप करने के लिए दूसरे का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप टॉपिक्स को खुद नहीं चुन सकते, हमें उन्हें चुनना होगा और हमें टाइमिंग को कंट्रोल करना होगा। वे सभी जिन्होंने अर्जुन चौहान की एकेडमिक अचीवमेंट्स पर डाउट किया था, इस पल में यूनिसन में खड़े हो गए। अभी थोड़ी देर पहले हर कोई साथ में नॉडिंग कर रहा था, और अब जब कोई चार्ज का नेतृत्व कर रहा है तो वे ट्रबल पैदा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग ट्रूली डिस्पिकेबल हैं। यह मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है कि जब अदर कंट्रीज़ के लोग नोबेल पुरस्कार जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन जब भारत जीतता है तो स्केप्टिसिज्म का अपरोह होता है। दोहरे मापदंड बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें देखो जैसे कि उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। क्या भारत जीनियसेस पैदा नहीं कर सकता? पूरे भारत में कर्सेस छिड़ गईं। ठीक है, तो सरप्राइजिंगली अर्जुन चौहान वास्तव में सहमत हो गया।
वह वास्तव में दुनिया भर के सैकड़ों मिलियंस लोगों के सामने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। तो जो लोग बैठे हैं, कृपया सवाल सेट करें, चाहे वह एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, मेडिसिन या हिस्ट्री हो। अगर मैं स्टम्प्ड हो जाता हूं तो मैं हार जाता हूं। अर्जुन चौहान ऑसम है। आवाज़ फट गई बस उस स्टेटमेंट के लिए। आज से आप ही एक और केवल ट्रू गॉड हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं, मैं थोड़ा एंग्शियस हूं। अर्जुन का एक्ट थोड़ा ग्रैंड है। मुझे चिंता है कि वह इस पर लाइव अप नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर उसने वूम से सीखना शुरू किया तो क्या इतना नॉलेज अमैस करना पॉसिबल है? क्या उसे ब्रह्मा द्वारा दुनिया बनाई जाने के बाद से सीखना शुरू करना होगा? श्रीमान अर्जुन, कृपया अपना परफॉर्मेंस शुरू करें। हा, श्रीमान अर्जुन, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आइए हम आपसे एक सवाल पूछने की लिबर्टी लेते हैं। रॉयल यूरोपीय भौतिकी अकादमी के एक साइंटिस्ट ने खड़ा होने की इनिशिएटिव ली। क्या मैं इस जेंटलमैन को एड्रेस करने का तरीका पूछ सकता हूँ? मेरा नाम पल है। श्रीमान अर्जुन ने मेरे बारे में शायद नहीं सुना होगा। इन दैट केस, श्रीमान पल, कृपया अपना सवाल बताएं। क्योंकि श्रीमान अर्जुन डार्क मैटर के अस्तित्व को साबित करने के टास्क को टैकल कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या श्रीमान अर्जुन किसी और चीज़ के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं? वह क्या है? आत्मा। वाह, चाहे वह ऑनसाइट ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम, उस पल में जगह एक्सप्लोड हो गई। डैम, यह इम्प्यूडेंट है। क्या ये कुछ ऐसा है जिसे साबित किया जा सकता है? क्या ये पहले ही प्रूवन नहीं है? मैंने सुना है कि जब एक व्यक्ति मरता है तो उसका द्रव्यमान कुछ ग्राम से डिक्रीज होता है। क्या वह आत्मा नहीं है? श्रीमान अर्जुन, ह्यूमन रिसर्च ऑन द सोल अभी भी उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की स्टेज पर है। अगर आप एक सप्ताह के भीतर आत्मा के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं और उन सब्सटेंसेस का एनालाइज कर सकते हैं जो इसे बनाते हैं, तो हम आपके जीनियस को एक्नॉलेज करेंगे। अर्जुन चौहान ने कुछ नहीं कहा, जबकि पल ने अर्जुन चौहान के एक्सप्रेशन को देखा और एक विजयी मुस्कान रिवील की। वह चाहता था कि अर्जुन चौहान स्टेप डाउन न कर पाए। आप ह्यूमन सोल जैसी किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को कैसे साबित करते हैं? अगर यह सच में मिस्ट्री और फैंटेसी से भरी हुई कोई चीज़ है, तो इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति से इम्पॉसिबल मांगना नहीं है कि वह कुछ ऐसा साबित करे जिसे साबित नहीं किया जा सकता? क्या आप श्योर हैं? अर्जुन चौहान ने एक मिस्चिवस स्माइल फ्लैश किया। बेशक, अगर श्रीमान अर्जुन को एक सप्ताह मुश्किल लगता है तो एक महीना भी एक्सेप्टेबल है, पल ने एक मुस्कान के साथ कहा। अगर आप वास्तव में जवाब जानना चाहते हैं तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, ह्यूमन सोल वास्तव में एग्जिस्ट करती है। हा, पल हंसा, क्योंकि आत्मा सच में एग्जिस्ट करती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्रीमान अर्जुन के पास इसे साबित करने का कोई तरीका है। बस बात करना बहुत कन्विंसिंग नहीं होगा। आप एक अच्छी बात कहते हैं, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। कि थिंग यह है, अगर मैं सच में प्रूव कर दूं कि भूत एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या आप इसे हैंडल कर सकते हैं? श्रीमान अर्जुन, आश्वस्त रहें, मुझमें बहुत करज है और मैं साइंस में विश्वास करता हूं। यहाँ तक कि अगर ह्यूमन सोल सच में एग्जिस्ट करती है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि यह कुछ ऐसा हो जिससे डरा जाए। ओह, क्या आप श्योर हैं? वेल देन, अर्जुन चौहान ने एक स्लाई ग्रिन दिखाया। हमें एक महीने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ह्यूमन सोल एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो मैं इसे आपको अभी साबित कर सकता हूँ। भाई लोग, क्या मैंने गलत सुना, या अर्जुन ने वास्तव में कहा कि वह आत्मा के अस्तित्व को साबित करने जा रहा है? डैम, एक लिव भूत पकड़ने वाला शो। मैंने पहले कभी ऐसा सीन नहीं देखा। क्या ये सच में कुछ ऐसा है जिसे ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है? क्या ये समाजवादी मूल मूल्यों के अनुरूप है? अगर आत्माओं को सच में बाहर लाया जाता है, तो यह आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच एक और बहुत बड़ी लड़ाई होगी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी स्थिति में एस्केलेट हो जाएगी। हा, कितना रिडिक्यूलस। आत्मा का अस्तित्व। वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने जिन्होंने विज्ञान में बहुत विश्वास किया, उन सभी ने मॉकिंग की एक नज़र रिवील की। आप ही इग्नोरेंट हैं, अर्जुन चौहान ने एम्बैशडली रिटॉर्ट किया। क्या आपने किसी व्यक्ति की आत्मा देखी है? अगर नहीं, तो चुप रहें, यह आपको मूर्ख दिखाएगा। खुद को वैज्ञानिक कहते हैं। क्या आपने अपनी उम्र के बावजूद हर चीज़ को एक वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव के साथ देखने के लिए नहीं सीखा है? ठीक है, तो हम ग्रेटफुल होंगे अगर श्रीमान अर्जुन हमारे इग्नोरेंट लोगों के लिए आत्मा के अस्तित्व को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। उन लोगों ने जो गुप्त इरादे रखे हुए थे, उन्होंने एक शो के दर्शकों की नज़र पहनी हुई थी, दृढ़ता से विश्वास करते हुए कि आत्मा के अस्तित्व को साबित करना डाउनराइट इम्पॉसिबल था। मिस, क्या मैं आपके एंकल पर घंटी का चार्म का उपयोग कर सकता हूँ? अर्जुन चौहान कर्मचारियों में से एक सदस्य के पास पहुंचे और उसके एंकल पर एक एक्सेसरी की ओर इशारा किया। बेशक, लड़की ने घंटी का चार्म उतार दिया और उसे अर्जुन चौहान को सौंप दिया। अगला क्षण एक चमत्कार देखने का है। जबकि हर कोई कंफ्यूजन और डिसबिलीफ के साथ देख रहा था, अर्जुन चौहान ने उस घंटी का चार्म को हिलाना शुरू कर दिया जिसे उन्होंने पकड़ा हुआ था, जिसने एक फिक्स्ड और स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर एक आवाज़ उत्सर्जित की। वह क्या कर रहा है?
मुझे नहीं पता मुझे इतना डरावना क्यों महसूस हो रहा है। एक भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता वास्तव में पूरी दुनिया को आत्मा के अस्तित्व को साबित करने का डिक्लेयर कर रहा है, ये बस बहुत आउटरेजस है। अर्जुन किसी भविष्य बताने वाले जैसा दिखता है। अचानक उन वैज्ञानिकों के शरीर जो अर्जुन चौहान पर डाउट कर रहे थे, वे जगह पर जम गए। उनकी पुतलियां एक पल में कई गुना फैल गईं और फिर उनके कठोर शरीर हल्के से ट्रेम्बल करने लगे। इधर मत आना, मेरे पास मत आओ, मदद, यह क्या चीज़ है। उनकी आंखें ब्लडशॉट हो गईं और वे पैनिक में पीछे हटने लगे, अपनी बाहों को फ्लेलिंग करते हुए जैसे कि कोई टेरिफाइंग इकाई उन पर हमला कर रही हो। लेकिन आसपास के लोगों को ऐसा लगा जैसे वे अचानक पार्किंसंस रोग से पीड़ित हो गए हैं। इन लोगों को क्या हुआ है? उन्होंने भूत नहीं देखे, है ना? ये कैसे संभव है? क्या ये सच में विज्ञान है? अगर किसी व्यक्ति की आत्मा सच में एग्जिस्ट करती है तो यह आवश्यक रूप से एक मटेरियल से बनी होती है, बस एक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे हो सकती है। इस पल में पूरी दुनिया शॉक में डूब गई थी। कुछ को संदेह हुआ कि अर्जुन चौहान ने कुछ हेरफेर किया था, लेकिन ये चैलेंज मौके पर ही उठाया गया था, जिससे अर्जुन चौहान को तैयार होने का कोई समय नहीं मिला। जहां तक उन वैज्ञानिकों की बात है, वे सच में उसके प्रति बहुत एनिमोसिटी रखते थे, इसलिए वे कठपुतलियां नहीं हो सकते थे। क्या अर्जुन चौहान सच में कोई मेथड का उपयोग करके उन्हें आत्मा के एग्जिस्टेंस को विटनेस करवा सकता था? असल में परम देव अकादमी में आने से पहले अर्जुन चौहान किसी भी सुपरनैचुरल बीइंग्स में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यान चिशिया और नी शियाओचेन के अस्तित्व ने उन्हें कन्विंस्ड कर दिया कि आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं। एक इंसान की आत्मा एक ऊर्जा इकाई है, इनविजिबल और अनटैंजेबल। हालांकि जब ये ऊर्जा कण एक बहुत ही विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं, एक बार जब वे ह्यूमन बॉडी के साथ अनुनाद करते हैं, तो उन्हें देखा जा सकता है। बेशक इस तरह की ऊर्जा एक अचेतन इकाई है और इंसानों के लिए कोई थ्रेट नहीं है। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये प्रकृति में ऊर्जा के अदर फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। केवल कुछ बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही ये ऊर्जा इकाइयाँ उन सहज वृत्ति में से कुछ को कैरी करती हैं जो उनके ह्यूमन लाइफ में थीं। अर्जुन चौहान ने घंटी को विशेष रूप से बजाया ताकि उन वैज्ञानिकों की फ्रीक्वेंसी से सोल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जा सके। हर व्यक्ति की फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसलिए केवल वे ही इसे देख सकते थे। बेशक इस तरह का मैनिपुलेशन ऑर्डिनरी लोगों और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इम्पॉसिबल है। अर्जुन चौहान ने अपनी कुछ एबिलिटीज़ का भी कुछ हद तक उपयोग किया। इसलिए वैज्ञानिकों ने पैनिक के एक्सप्रेशंस दिखाए, क्योंकि उन्होंने अपने चारों ओर सोल्स को देखा जो बिना किसी कॉन्शियसनेस के एमलेसली घूम रहे थे, और एक बार जब उनकी फ्रीक्वेंसी अलाइन हो गई तो स्पेशल इंस्टिंक्ट्स वाली वे सोल्स अपनी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकती थीं और एक्सट्रीम अटैक्स लॉन्च कर सकती थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ह्यूमन सोल मृत्यु के समय से सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करती है। कार दुर्घटनाओं, गिरने या आग से हुई उन मौतों ने इन सोल्स की अपीयरेंस को काफ़ी टेरिफाइंग बना दिया। ठीक वैसा ही हुआ था। अर्जुन चौहान ने घंटी को हिलाना बंद कर दिया और वे सोल्स जो उन 5 या 6 वैज्ञानिकों के सामने दिखाई दी थीं, वे एक साथ गायब हो गईं। वे अचानक सारी स्ट्रेंथ से ड्रेन्ड लग रहे थे और ज़मीन पर कोलैप्स्ड हो गए। और उन्होंने अर्जुन चौहान को जो लुक दी वह डर से भरी हुई थी, क्योंकि वे आत्मा की नेचर को नहीं समझते थे। इंसान अक्सर अज्ञात के प्रति डर पालते हैं। जेंटलमैन, क्या आप अभी मेरे डेमोन्स्ट्रेशन से सैटिस्फाइड थे? अर्जुन चौहान ने अपने हाथ में घंटी उठाए। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं एक शैक्षणिक धोखाधड़ी हूं, तो मैं आपको एक और लुक लेने दे सकता हूं। आप इन सोल्स की भौतिक संरचना का अध्ययन करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी ढूंढ सकते हैं। शायद अगला नोबेल पुरस्कार आपका होगा। नहीं नहीं नहीं। कई लोगों के एक्सप्रेशंस तुरंत फिर से शेयर पैनिक में बदल गए। वे ऐसी सीन को फिर कभी नहीं देखना चाहते थे। टेरर के वे कुछ सेकंड्स हील होने में एक जीवनकाल ले सकते थे। वह क्या बदबू है? इतनी बदबू क्यों आती है? डैम, जमीन पर देखो, उन्होंने खुद को गीला कर लिया है। हा, वे डर के मारे गीले हो गए, है ना? ठीक है, वे फिर से कौन थे? रॉयल यूरोपीय भौतिकी प्रयोगशाला से। किसी ने जानबूझकर उनके ओरिजिन को जोर से कहा। कर्मचारी, कृपया प्राध्यापकों को उनके अंडरवियर बदलने के लिए एस्कॉर्ट करें। अंडरवियर की लागत मेरे खाते पर डाल दें। अर्जुन चौहान हंसा। एक अच्छी जोड़ी खरीदना सुनिश्चित करें। कहीं ऐसा ना हो कि अदर्स कहें कि हम भारतीय लोग न केवल साइंटिफिक रिसर्च कैपेबिलिटीज़ में कमी रखते हैं बल्कि स्टिंगी भी हैं। हा, वह एक मर्डरसली इंसाइसिव रिमार्क था। मैं सच में जानना चाहता हूं कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा। नहीं, आपको नहीं चाहिए। ... श्रीमान अर्जुन, आपने अभी क्या किया? सत्यम सिंह ने बहादुरी से पूछा। क्या वे नहीं चाहते थे कि मैं आत्मा के अस्तित्व को साबित करूं? मैंने सिंपली उन्हें खुद के लिए देखने दिया। सभी को डराने के लिए माफ़ी। अर्जुन चौहान ने कैमरे से बात की। एक्चुअली आत्मा वास्तव में एग्जिस्ट करती है। अगर कोई वैज्ञानिक इंटरेस्टेड हैं तो वे ऊर्जा और भौतिकी के पर्सपेक्टिव से इसका अध्ययन कर सकते हैं। कुंजी फ्रीक्वेंसी में निहित है।
अगर हम अपने हाईएस्ट एक्यूरेसी फ्रीक्वेंसी मापन उपकरण की परिशुद्धता को एक परिमाण के क्रम से सुधार सकते हैं तो इस कंक्लूजन को साबित करना काफ़ी आसान होना चाहिए। अर्जुन चौहान ने घंटी का चाम को कर्मचारी सदस्य को वापस कर दिया और इंटरव्यू एरिया में वापस चले गए। तो क्या किसी के पास और कोई सवाल है? सीन साइलेंट था। हालांकि उन्होंने केवल रॉयल यूरोपीय भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की प्रतिक्रियाएं देखी थीं, चाहे इसमें कोई ट्रिकरी शामिल हो या नहीं, अर्जुन चौहान के पास उनसे अननोन बहुत ज्ञान था। अगर नहीं, तो मैं आपसे अब से अपने मुंह बंद करने और भारतीय लोगों की कैपेबिलिटीज़ पर डाउट करना बंद करने के लिए कहता हूं। हम दुनिया में सबसे लंबे इतिहास वाला देश हैं और हमारी विजडम ऐसी नहीं है जिस पर आप लोग सवाल उठा सकें। इंडीड, हम डिक्लाइन के एक पीरियड से गुजरे, लेकिन अब भारत किसी भी अन्य देश से कमज़ोर नहीं है। अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा, वैसे अगर भारत के बारे में अभी भी डाउट्स हैं तो हमारा राष्ट्रीय दिवस आधे महीने में है। हमेशा की तरह हम एक ग्रैंड सैन्य परेड और योद्धा प्रदर्शन आयोजित करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हमें देखने का सम्मान देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय जोश और वैज्ञानिक मोह से भरे एक एटमॉस्फेयर में समाप्त हुई और ऑनलाइन स्केप्टिसिज्म लगभग गायब हो गया था, जिसे अर्जुन चौहान के बारे में क्यूरियोसिटी ने रिप्लेस कर दिया था। कौन सा व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है जबकि साथ ही गणित और भौतिकी दोनों में इतनी डॉन्टिंग सक्सेस हासिल कर सकता है? हर किसी के दो कंधे और एक सिर होते हैं, तो आप इतने एक्सेप्शनल क्यों हैं? उन्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे वे बस दुनिया में संख्याएं पूरी कर रहे थे? बेशक अर्जुन चौहान के लिए जब तक कोई और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय के लिए ट्रबल पैदा नहीं कर रहा था और कोई फॉरेनर भारत की कैपेबिलिटी पर सवाल नहीं उठा रहा था, उसे बाकी की परवाह नहीं थी। वैज्ञानिक अनुसंधान शिक्षा के लिए पायलट संस्थानों के सिलेक्शन में केवल एक सप्ताह बाकी था और अंतिम स्लॉट वैज्ञानिक उपलब्धियों के अंतिम प्रदर्शन के बाद ऑन साइट अनाउंस किया जाएगा। इस पीरियड के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय में फैकल्टी और छात्र पूरी तरह से एनर्जाइज्ड थे और स्प्रिंट कर रहे थे, मैनेज करते हुए केवल एक महीने में अपनी 158 परियोजनाओं में से 24 में विजिबल रिजल्ट्स हासिल करने में। स्कूल का स्कोरकार्ड पहले ही शैक्षणिक नेटवर्क पर पोस्ट कर दिया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय 7840 के कुल स्कोर के साथ टॉप पर था, उसके बाद दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 7720 के साथ और जयंतनगर विश्वविद्यालय 7690 के साथ तीसरे स्थान पर था। इन तीन स्कूलों के बीच का गैप बहुत नज़दीक था और प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार अंतिम कॉन्टेस्ट अधिकतम 3000 पॉइंट्स प्रदान कर सकता था, जिससे कोई भी स्कूल एक पोटेंशियल विनर बन सकता था। बेशक सब्सिक्वेंट कंपटीशन भी बहुत मोटिवेटिंग था, जिसमें हर स्कूल के बीच का गैप केवल कुछ पॉइंट्स का था, जिससे वैज्ञानिक उपलब्धियों का यह अंतिम प्रदर्शन अनसर्टेनिटी से भरा एक कॉन्टेस्ट होने की संभावना थी। हाल ही में प्रसिद्ध हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय उन 158 राष्ट्रीय परियोजनाओं, एक नोबेल पुरस्कार और 24 राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं से एक एडिशनल स्कोर के साथ 7520 के कुल स्कोर तक पहुंच गया था, 5वें स्थान पर रैंकिंग करते हुए और न्यूमरस प्रतिष्ठित 985 और 211 विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए। इस अंधेरे घोड़े ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को शॉक कर दिया था। कौन कल्पना कर सकता था कि एक मेरे ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी इतने ग्रेट रिजल्ट्स हासिल कर सकता है? अगर वे फाइनल्स के दौरान एक सिग्निफिकेंट रिसर्च आउटकम प्रेजेंट कर सकते थे तो उनके पास पायलट वैज्ञानिक अनुसंधान शिक्षा के इस राउंड में एक स्पॉट सिक्योर करने का एक अच्छा मौका था। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय, जो अब स्पॉटलाइट में था, को कई डाउट्स का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने सच में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था, लेकिन वह बुनियादी भौतिकी रिसर्च था, जबकि यह प्रतियोगिता अनुप्रयुक्त विज्ञान पर फोकस थी। आपको अपने रिसर्च आउटकम्स को ऐसे कामों में ट्रांसफॉर्म करना होगा जो मानवीय उद्योगों या अदर डोमेन्स में सिग्निफिकेंट बेनिफिट या कंट्रीब्यूशन करते हैं, अन्यथा वे लगभग गैर प्रतिस्पर्धी हैं। अब तक चिप परियोजना के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय के पास प्रतियोगिता के लिए कोई हाई इम्पैक्ट एंट्रीज नहीं थी। इस सिलेक्शन का एक नियम था, एक परियोजना का उपयोग दो अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए नहीं किया जा सकता था, जिसका मतलब था कि उनकी मजबूत चिप परियोजना इस चौथी प्रतियोगिता के लिए उनकी एंट्री के रूप में सर्व नहीं कर सकती थी। हालांकि 158 के बीच कई अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाएं थीं, कम समय सीमा के कारण कई अनडेवलप्ड थीं, जिससे अंतिम समीक्षा चरण में फ्लॉस को आसानी से एक्सपोज किया जा सकता था। इसकी वजह से प्राध्यापक हान ने खुद को पजल्ड और हेल्पलेस पाया। हान टीचर, क्या आप अदर स्कूल्स की एंट्रीज के बारे में जानते हैं? मैंने थोड़ा सा इंक्वायर किया है और हालांकि परियोजनाओं को ऑफिशियली सबमिट नहीं किया गया है, बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो गई है। इस साल की सबसे हॉट परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्जुन चौहान ने मर्मर किया, विचार में खोए हुए। इंडीड, ये युग डिजिटल है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय काम को कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, एक टॉपिक जो दुनिया भर में पैशन को इग्नाइट करता है, जिसमें कई विश्वविद्यालयों ने इसके लिए रिलेटेड मेजर्स भी स्थापित किए हैं।
पहले राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता धीरे धीरे एक प्रारंभिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता में इवॉल्व हुई, जहां हर साल एक्सेप्शनल काम देखे जा सकते थे। लगता है कि टॉप रैंक स्कूल्स ने सभी ने इस परियोजना को चुना है। हाँ, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जयंतंग विश्वविद्यालय सभी ने अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता कामों को तैयार किया है, और बेशक कुछ विषय जो मेडिसिन में स्पेशलाइज करते हैं उन्होंने इसे मेडिकल फील्ड में भी अप्लाई किया है। इन अंतर्विषयक परियोजनाओं के लिए अक्सर एक उच्च स्कोर अर्निंग करते हैं। प्राध्यापक खान ने कहा, जहां तक मैं जानता हूं, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार की थी जो स्वायत्त रूप से सर्जरी करने में सक्षम थी। बस कुछ महीने पहले उन्होंने इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक हृदय सर्जरी पूरी की और यह एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। ये सच है। अब जब ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है, हमें भी समय के साथ तालमेल बिठाना होगा, अर्जुन चौहान ने कहा। प्राध्यापक खान, आइए हम भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए रजिस्टर करें। आप मजाक कर रहे हैं? प्राध्यापक खान ने एक राइस स्माइल के साथ कहा, हमारे स्कूल के रोबोट डिसेंट हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के टर्म्स में हम उन टॉप स्कूलों द्वारा पूरी तरह से मात खा गए हैं। उनके कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट सर्जरी कर सकते हैं, जबकि हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारें मुश्किल से बिना किसी दीवार में क्रैश हुए चला सकती हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म करने की तो बात ही छोड़ दें। वे प्रैक्टिकली मानसिक रूप से विकलांग हैं। क्या आप हमारे विरोधियों को हंसते हंसते मारकर जीत की प्लानिंग कर रहे हैं? पिछले साल राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतंगा विश्वविद्यालय प्रांतीय स्तर को भी पास नहीं कर पाया। उनका स्वायत्त नेविगेशन रोबोट एक प्रोग्रामिंग एरर के कारण डेजिग्नेटेड रूट से भटक गया और एक दीवार में क्रैश हो गया। कहा जाता था कि पार्टिसिपेटिंग छात्रों ने रातों रात स्कूल भागकर वापस चले गए और यह ऑनलाइन एक हॉट टॉपिक भी बन गया, जो उनके इतिहास में एक डार्क चैप्टर को मार्क कर रहा था। प्राध्यापक खान, आपको हमारे स्कूल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलॉजी में कुछ क्रेडिबिलिटी है। निकल जाओ। प्राध्यापक खान ने अर्जुन चौहान को घूरा। हा, प्राध्यापक खान, आइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ चलते हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। मैं अब इसे नहीं छिपा रहा हूं, मैं अपने कार्ड्स टेबल पर रख रहा हूं। सभी डोमेन्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सूट है। प्राध्यापक खान की आंखें फैल गईं। वैज्ञानिक अनुसंधान में दोनों के होने के बावजूद उनके फील्ड्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उनका पिछला रिसर्च फिजिकल केमिस्ट्री पर आधारित था, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता रिसर्च पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में था, या दूसरे शब्दों में कोडिंग। मैंने तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट देखी है। तुम्हें सोफोमोर ईयर में अपनी लेवल 2 वीबी परीक्षा याद है? 50 का स्कोर, पुनः परीक्षा में फेल्ड और कोर्स को फिर से लेना पड़ा, है ना? वह मैं लोकी हो रहा था, अपनी रियल स्ट्रेंथ बचा रहा था। एक्चुअली अर्जुन चौहान सच में एक कोडिंग नॉवस था और अब तक उसने अपना राष्ट्रीय कंप्यूटर लेवल 2 सर्टिफिकेशन भी हासिल नहीं किया था। लेकिन ये वर्थ नोटिंग है, उनका पहला समन टीचर टोनी था, और जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता रिसर्च की बात आती थी तो अर्जुन चौहान के पास सबसे लंबा एक्सपोजर था। यहाँ तक कि भारत की टॉप सूचना प्रौद्योगिकी इकाई पूर्वी सम्राट की घड़ी का डिफेंसिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेगमेंट खुद अर्जुन चौहान से आया था। मेडिकल रोबोट्स, ऑटोनमस ड्राइविंग, अर्जुन चौहान के स्किल्स की प्रेजेंस में सभी कमजोर। शायद जो दूसरों ने कंकॉक्ट किया था वह टॉप लेवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता लग सकता था, लेकिन अर्जुन चौहान की नज़रों में वे मानसिक रूप से विकलांग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अलावा कुछ भी नहीं थे। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? मैंने कब कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं था? अर्जुन चौहान ने रिटॉर्ट किया। प्राध्यापक खान, भूले नहीं, एक बार यह हो जाता है तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और आप मुझे मेरे डिप्लोमा के लिए कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा अराउंड नहीं रहूँगा। जब तुम इसे वास्तव में कर लेते हो तब बात करते हैं। अंत में प्राध्यापक खान ने अर्जुन चौहान के सजेशन को सुना और अंतिम परियोजना सबमिशन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लिस्टेड किया। क्या तुम्हें तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए किसी की ज़रूरत है? प्राध्यापक खान ने पूछा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के किस डोमेन को तुम डेवलप करना चाहते हो? किस डोमेन को? बेशक, उन सभी को, अर्जुन चौहान ने कहा। क्या तुमने कभी एक उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति को केवल एक डोमेन में चमकते हुए देखा है? ट्रू कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानवीय निर्णय और कंप्यूटर परिशुद्धता दोनों होते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। 3 दिनों के बाद भारतीय शिक्षा नेटवर्क ने इस परियोजना प्रदर्शनी के लिए विशिष्ट स्थान और कार्यक्रम की घोषणा की। पहले से तय किए गए अंकों के कारण कई स्कूलों ने मौके पर ही हार मान ली। हालांकि कुछ थे जिनमें अभी भी आत्मविश्वास था, लेकिन अंकों में विशाल अंतर का मतलब था कि चौथी प्रतियोगिता में भी सही अंक उन्हें जीत की गारंटी नहीं देता। चूंकि यह ऐसा था तो क्यों बॉदर किया जाए? ये छोड़ देना और एम्बैरसमेंट से बचना बेहतर लगा, इसलिए अंत में केवल 47 संस्थानों ने विश्वविद्यालयों के लिए इस वैज्ञानिक अनुसंधान पायलट में भाग लेने के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। 47 संस्थान और 33 परियोजनाएं सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित हैं। हे भगवान, ये लगभग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक महान लड़ाई है।
यह अनअवॉइडेबल है, अब ये सूचना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। वे उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय सभी इस दिशा में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यह उनकी शक्ति दिखाने का सबसे अच्छा मेथड है। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक रोबोटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया और अच्छी रैंकिंग्स हासिल की, है ना? दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गो प्लेइंग रोबोट को एक अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार मिला और दिल्ली विश्वविद्यालय के बायोनिक रोबोट को एक तृतीय श्रेणी का पुरस्कार मिला। इस प्राइज का महत्व बहुत ज्यादा है। जिस काम को प्रथम श्रेणी का पुरस्कार मिला वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में हमसे कम 5 से 8 साल आगे है। यह उपलब्धि पहले से ही काफ़ी इम्प्रेसिव है। इस घटना का अनुसरण करने वाले वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय तुरंत देवताओं की इस लड़ाई के लिए एंटिसिपेशन से भर गए। अचानक उन्होंने उस अंधेरे घोड़े विश्वविद्यालय के बारे में सोचा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय। दरअसल ज़्यादातर लोग इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कम जानते थे, केवल ये जानते थे कि इसके वस्त्र और फैशन डिज़ाइन विषय राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 3 में रैंक थे, लेकिन बाकी के बारे में कुछ न कहना ही बेहतर था। किसी ने सोचा होगा कि वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में कुछ लेकर आएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को चुना, उन कुलीन विश्वविद्यालयों के साथ हेड ऑन मुकाबला करते हुए। आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय ने पहले भी संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, लेकिन उनके परिणाम काफ़ी खराब थे। दरअसल उनके पिछले प्रतिद्वंद्वी भी उनके कामों को कृत्रिम बेवकूफ़ कहते थे, उनके इतिहास का एक डार्क चैप्टर जिसे कुछ दुर्भावनापूर्ण लोगों ने खोद निकाला था। एक थोड़ा धुंधला वीडियो ऑनलाइन दिखाई दिया। यह उस समय की राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता प्रांतीय चयन में भाग लेने वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय टीम का वीडियो था। हा, यह क्या चीज़ है? क्या इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जा सकता है? कृत्रिम बेवकूफ़ शब्द बिल्कुल सही है। नहीं, क्या वे सच में मूल्यांकन के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान उपलब्धि को एंटर करने के लिए इतने भ्रमित हैं? क्या ये सिर्फ ह्यूमिलिएशन मांगने जैसा नहीं है? इतने शो मत रहिए, उनके विश्वविद्यालय में अब एक अकादमिक और एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। शायद पिछले कुछ सालों में चीज़ें बदल गई हों। हालांकि ऑनलाइन विभिन्न आवाज़ें थीं, उपहास और मजाक से भरी हुई आवाज़ें अभी भी मेजॉरिटी में थीं, विशेष रूप से कुछ प्रतिद्वंद्वी जो इंटरनेट पर उकसाना भी शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस माध्यम से मिला, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर उनका अनुसंधान सच में शानदार होना चाहिए। मैं हमारे टकराव का इंतज़ार कर रहा हूँ। किसी ने तुरंत इस पोस्ट के मालिक का पता लगाया। वह दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक डॉक्टरल छात्र है जिसकी विशेषज्ञता कृत्रिम बुद्धिमत्ता में है, और यह उसकी टीम थी जिसने वह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। जब उसने अपने मास्टर्स प्रोग्राम से ग्रेजुएशन किया तो हुआवेई समूह ने उसे आमंत्रित किया था। शुरू में 800,000 रुपये का सालाना वेतन ऑफर किया। अब ग्रेजुएशन के बाद हुआवेई में शामिल होने के लिए साइन करने के बाद उसका वेतन ओरिजिनल 800,000 रुपये से 20 लाख तक बढ़ गया था। उसकी कहानी ने एक बार ऑनलाइन सनसनी भी पैदा की थी। अगर दूसरों ने ऐसी बकवास की होती तो उन्हें जनता ने मिटा दिया होता, लेकिन उसके जैसे वास्तविक प्रतिभा वाले व्यक्ति के लिए बहुत से लोग जवाब देने की हिम्मत नहीं करते थे। ये केवल दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं था। जयंतनगर विश्वविद्यालय से टीम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने भी ऑनलाइन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय के खिलाफ एक पब्लिक चैलेंज डिक्लेयर किया। दोनों जानजे प्रांत से थे, लेकिन केवल एक ही राजा हो सकता था और वह वे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय ने आक्रामक रूप से 158 राष्ट्रीय परियोजनाओं को स्नैच कर लिया। पिछले सालों में जयंतनगर विश्वविद्यालय कम से कम 10 अनुसंधान परियोजनाओं को ले सकता था, जो कई अरब अनुसंधान फंड में तब्दील होता। विश्वविद्यालयों के लिए यह एक एग्जिस्टेंशियल फ्यूड के बराबर था, लेकिन चूंकि उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, उनके पास सच में आयु करने के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं थे। और अब जब यह उनके एक्सपर्टीज का अपना क्षेत्र था, तो क्या यह उनका दिखावा करने का समय नहीं था? जामजे में एक समय में केवल एक प्रमुख विश्वविद्यालय था और वह हम थे, जयंतनगर विश्वविद्यालय। भविष्य में सबसे मजबूत विश्वविद्यालय भी हम होंगे। कुछ नया अमीर को सिंहासन पर कब्जा करने का कभी सपना नहीं देखना चाहिए। ... सच में दिलचस्प, उन्होंने एक एकजुट मोर्चा भी बना लिया है। अर्जुन चौहान ने मैसेजेस को देखा और एक ठंडी हंसी निकाले बिना नहीं रह सके। एक अनुभवी कीबोर्ड योद्धा के रूप में वह बस रेजिस्ट नहीं कर सके। इतने सालों तक जॉन में लड़ाई करने के बाद वह कुछ शिक्षाविदों को गाली देने में मात खा जाऊंगा। मैं इस तरह से ऑफिशियली अनाउंस करता हूं कि मैं वैज्ञानिक अनुसंधान पायलट विश्वविद्यालयों के चौथे मैच में पर्सनली टीम का नेतृत्व करूंगा। डैम, ये फिर से मालिक अर्जुन है। क्या मालिक अर्जुन गणित और मौलिक भौतिकी में एक शोधकर्ता नहीं है? क्या वह इस तरह की चीज़ों को भी समझता है? मैं आखिरकार समझ गया कि एक प्रतिभाशाली क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वह फिर से दिखावा करने वाला है। अर्जुन चौहान का फैन ग्रुप उत्साह की लहरों में फूट पड़ा।
मैं जानता हूं कि कई स्कूल हमें तुच्छ समझते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मजबूत है? माफ़ी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप लोगों ने विकसित की है, मेरी नज़रों में वह बस कृत्रिम बेवकूफ़ी है। अहंकारी। अर्जुन चौहान का प्रोवोकेटिव रिबटल देखकर तुरंत कई लोगों का एंगर भड़क गया, न केवल उन विश्वविद्यालयों के छात्रों का बल्कि शिक्षकों का भी। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं और मैंने कभी ऐसा अहंकारी छात्र नहीं देखा। क्या वह सच में सोचता है कि वह ओमनिपोटेंट है? हमारे स्कूल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलॉजी को दुनिया में टॉप लेवल के रूप में मान्यता प्राप्त है और किसी ने वास्तव में हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कृत्रिम बेवकूफ़ी कहा। ठीक है, आइए देखें कि वे किस तरह का काम लेकर आ सकते हैं। जाओ और कोड को फिर से टेस्ट करो, इस बार का डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल फॉल्टर नहीं कर सकता। हर विश्वविद्यालय के टीम लीडर्स ने तुरंत कुछ दिनों में प्रतियोगिता के लिए अंतिम तैयारी शुरू कर दी। इस अहंकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतंग विश्वविद्यालय को विनम्र करने के लिए डिटर्मिन थे। हा, ये लड़का बस अपने बड़े बोल नहीं बदल सकता। हालांकि प्रोफेसर झा एकांत में रहते थे, उन्होंने भी अर्जुन चौहान के कार्यों के बारे में सुना था। वृद्ध झा, क्या तुम्हें इस बच्चे को रिमाइंड नहीं कराना चाहिए कि वह इतना हाई प्रोफाइल न हो? पिछली लाइव स्ट्रीम के दौरान जब उसने आत्मा के एग्जिस्टेंस को साबित करने की कोशिश की तो बहुत सारे लोगों को इससे इश्यूज थे। प्रोफेसर झा के बगल में एक और पुराना व्यक्ति ने रिमार्क किया। वृद्ध, इसे कुछ अंधविश्वासी बकवास मत सोचो। जब तक आत्मा के अस्तित्व को साबित किया जा सकता है तो वह विज्ञान है। चूंकि यह विज्ञान है तो इसे जनता को देखने के लिए क्यों नहीं दिखाया जा सकता? इसके अलावा इस बच्चे में सच में योग्यता है। टैलेंट वाले युवाओं के लिए थोड़ा अहंकारी होना ठीक है। अगर मैं उसके जितना योग्य होता तो मैं और भी आउटरेजस होता। तो क्या तुम्हें लगता है कि वह इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता में अपना नाम बना सकता है? वृद्ध ने पूछा। यह उसके लिए बच्चों का खेल है। अदर्स को पता नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर झा जानते थे कि अर्जुन चौहान के पोजेशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का स्तर इन तथाकथित विशेषज्ञों और विद्वानों की सबसे जंगली कल्पनाओं से परे था। वर्तमान पूर्वी सम्राट की घड़ी प्रणाली अर्जुन चौहान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उस स्ट्रेच की मदद से पहले की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक हमला रक्षा क्षमता रखती थी, और यह अभी भी बढ़ रही थी। केवल रक्षा कैपेबिलिटीज से शुरू होकर इसने अब ऑफेंसिव पावर्स भी हासिल कर ली थी, और जिन लोगों ने पूर्वी सम्राट की घड़ी पर आक्रमण करने की कोशिश की उन्हें एक के बाद एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले ही युग की टेक्नोलॉजी से आगे निकल गई थी। बस इंतजार करो और देखो, वह मैच एक नरसंहार होगा। भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या कम होने के कारण समिति ने 25 सितंबर को अंतिम मूल्यांकन निर्धारित करने का निर्णय लिया। पिछले कुछ दिनों में सभी स्कूल अत्यंत तनावपूर्ण तैयारी में लगे हुए थे, सिवाय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतंग विश्वविद्यालय के। अर्जुन चौहान हमेशा की तरह अक्षता सिंह के साथ अपनी कैंपस रोमांस का आनंद ले रहे थे। उन्होंने अपने स्वयं के स्कूल की तुलना में जयंतंग संगीत महाविद्यालय में ज्यादा समय बिताया। उन लोगों को जो अनवय थे वे ये भी सोच सकते थे कि वह संगीत महाविद्यालय का छात्र था। अर्जुन, तैयारी कैसी चल रही है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? प्राध्यापक खान ने उन्हें जाने से एक दिन पहले अर्जुन चौहान को ढूंढ निकाला। कई स्कूलों की एंट्रीज पहले ही विभिन्न चैनलों के माध्यम से उजागर हो गई थीं, फिर भी केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतंग विश्वविद्यालय की अनसीन रही। हर कोई उनके स्कूल की उत्कृष्ट गोपनीयता की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन केवल प्राध्यापक खान को पता था कि उन्होंने डैम कुछ भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि यह भी शो नहीं थे कि उन्होंने वास्तव में कुछ बनाया भी था या नहीं, इसलिए लीक सच में सरप्राइजिंग होगा। तैयार है? हाँ, अर्जुन चौहान ने कहा। सामान कहाँ है? सामान? अर्जुन चौहान ने जवाब में पूछा। कौन सा सामान? तुम्हारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का किसी प्रकार का पात्र होना चाहिए, है ना? तुमने क्या बनाया है? हाँ प्राध्यापक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिर्फ एक प्रोग्राम है, उसे पात्र की क्या जरूरत है? अर्जुन चौहान ने कैजुअली रिमार्क किया। अप्पू, हाँ प्राध्यापक के लिए लाइट्स बंद कर दो। स्नैप! प्राध्यापक खान के घर में लाइट्स अचानक चली गईं। तुमने ये कैसे किया? प्राध्यापक खान अस्टोनिश्ड थे। उनका घर स्मार्ट उपकरणों से इक्विप्ड था, वास्तव में आवाज से कंट्रोल किया जा सकता था, निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक मैनिफेस्टेशन, लेकिन सिस्टम को उनके परिवार की आवाज़ों के साथ प्रोग्राम किया गया था, आउटसाइडर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं था। और अर्जुन चौहान दर्जनों किलोमीटर्स दूर रहते थे। उन्होंने ये कैसे किया? रिमोट कंट्रोल। हाँ प्राध्यापक, यह है कि असली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसी दिखती है, अर्जुन चौहान ने कहा। यह इंटरनेट पर कहीं भी दिखाई दे सकती है, नेटवर्क के माध्यम से आपके स्मार्ट होम के फायरवॉल को क्रैक करके, और फिर उपकरणों का कंट्रोल ले सकती है। ओह ठीक है, अप्पू वह नाम है जिसे मैंने इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए चुना है, अर्जुन चौहान ने कहा। अप्पू, हाँ प्राध्यापक को नमस्ते कहो। स्वूश! प्राध्यापक खान के कंप्यूटर के स्टैंड बाई मोड में होने पर वह अचानक खुद से अनलॉक्ड हो गया और डेस्कटॉप पर एक वुयांजू अवतार दिखाई दिया।
नमस्ते प्रोफेसर हान, मैं अप्पू हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता दुनिया का मालिक नहीं, मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र का आयरन मैन हूँ, जिसे कृत्रिम वुयांजू भी कहा जाता है। आप मुझे अप्पू कह सकते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? प्राध्यापक हान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को देखा था जो इंसानों के साथ बातचीत कर सकती थी, लेकिन यह अंदाज और बात करने का तरीका, जो अर्जुन चौहान की स्टाइल का इतना कैरेक्टरिस्टिक था, मेरे कोड के साथ अचीव करना मुश्किल लगता था, है ना? उच्च स्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानवीय भावनाएं और व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, जिसमें मनोवैज्ञानिक ज्ञान शामिल होता है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता में समेकित करना काफ़ी चैलेंजिंग है। हाँ, हान प्राध्यापक, चिंता मत करो। देखो कि मैं कल उन कृत्रिम बेवकूफ़ों के साथ कैसे खेलता हूँ। उनकी इंटेलिजेंस का स्तर मेरे नज़दीक भी नहीं है। जब समय आएगा, आपको बस प्रतियोगी नेताओं के क्षेत्र में 666 चिल्लाना होगा। तुम अमेजिंग हो। इस पॉइंट पर साधारण और सरल अमेजिंग के अलावा प्राध्यापक हान को कोई अन्य एडजेक्टिव्स नहीं मिले। हान प्राध्यापक, बस कुछ वरिष्ठ छात्रों को ले आओ। हम सब कल एक साथ दिल्ली चलते हैं। हालांकि हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एक मजबूत उपस्थिति होना महत्वपूर्ण है। ज़रूर। प्राध्यापक हान पहले से ही एक्साइटेड थे। उन्हें वास्तव में संदेह था कि अर्जुन चौहान सिर्फ बातें कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि भले ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पास कोई अदर ट्रिक्स न हो, इंसानों के साथ अकेले बातचीत करने की उसकी योग्यता ही सभी को स्टंट करने के लिए पर्याप्त थी। उस शाम प्राध्यापक हान ने अपने अनुसंधान ग्रुप के कुछ छात्रों को प्रतियोगिता के लिए उनके साथ दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाने के लिए अरेंज किया। आखिरकार उन्हें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसे एक फंडेड वेकेशन के रूप में क्यों न माना जाए। बेशक अर्जुन चौहान सभी को डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर क्यों जाने देते। उनके प्राइवेट जेट पर उड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अर्जुन, प्रतियोगिता के लिए तुम्हारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एंट्री कहाँ है? हमें देखने दो। वरिष्ठ भाई, हालांकि सामग्री में विशेषज्ञता रखते थे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बहुत इंटरेस्टेड थे। आखिरकार यह विज्ञान के सबसे आगे है। ओह, वह अभी विमान उड़ा रहा है। वुश। प्राध्यापक हान सहित सभी का चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया। अब ऐसा समय नहीं है जब इस क्षेत्र में कोई भी स्वायत्त उड़ान पर अनुसंधान नहीं कर रहा है। दरअसल यह इस समय एक अत्यंत लोकप्रिय क्षेत्र है। हालांकि वर्तमान परिणामों के आधार पर इसके बारे में बात करना काफ़ी निराशाजनक है। कुछ टेस्ट्स में तथाकथित बुद्धिमान ड्राइविंग बिना किसी अवॉइडेंस के एक डमी के ऊपर से सीधे चला जाएगा। बुद्धिमान वैज्ञानिक अनुसंधान का कोई निशान नहीं था। अगर इस चीज़ को वास्तव में उद्योग में लागू किया जाता तो कम से कम एक दशक या 8 साल के विकास के बिना यह इनक्रेडिबली डेंजरस होगा। एक विमान उड़ाने की कॉम्प्लेक्सिटी एक कार चलाने की तुलना में अकथनीय है, और वह सच में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक विमान उड़ाने की हिम्मत कर रहा था। अगर एक भी ऑपरेशनल एरर होती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अर्जुन, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? आहा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने अजीब तरह से हंसा। बिल्कुल नहीं, अगर आप विश्वास नहीं करते तो जाकर कॉकपिट चेक करें। अर्जुन चौहान ने श्रग किया। वरिष्ठ भाई और बहनें जल्दी से कॉकपिट की ओर भागे और ग्लास के माध्यम से कॉकपिट में सच में कोई नहीं था। विमान सच में खुद से उड़ रहा था। अर्जुन, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमें एक साथ मरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? वरिष्ठ भाई, अप्पू की इंटेलिजेंस ऑर्डिनरी इंसानों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। वह आसानी से एक गंडम को भी हैंडल कर सकता है, एक मेरे कमर्शियल विमान की तो बात ही छोड़ दें। कोई समस्या नहीं होगी, अर्जुन चौहान ने रियश्योर किया। हालांकि अप्पू की कैपेबिलिटीज़ आयरन मैन के जावेद से मैच नहीं कर सकती, फिर भी इसमें उस योग्यता का आधा हिस्सा है। अर्जुन चौहान ने उसमें हेरफेर करने में बहुत एफर्ट डाला था, और अगर वह एक विमान को भी हैंडल नहीं कर सकता तो यह एम्बैरेसमेंट के लायक नहीं होगा। क्या अप्पू इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम है? अर्जुन चौहान की वरिष्ठ बहन ने बहादुरी से पूछा। क्या यह एक स्वायत्त ड्राइविंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसे तुमने विकसित किया है? हाँ, अप्पू के स्किल्स सिर्फ इसी से कहीं ज़्यादा हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। अप्पू, हम दिल्ली कब तक पहुंचेंगे? वर्तमान उड़ान की गति और दिल्ली के ज़मीनी ट्रैफिक की गणनाओं के आधार पर हम 1 घंटे और 14 मिनट में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंच जाएंगे। तो हमारे लिए कुछ मिल्क टी ऑर्डर करो और इसे सीधे होटल तक डिलीवर करवा दो। मालिक और उनके वरिष्ठ भाइयों और बहनों की पसंद के अनुसार ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं। मालिक, पैशन फ्रूट डबल ब्लास्ट, आधा चीनी, नो आइस, कोकोनट जेली और पर्ल्स जोड़ें। सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन, तारो मिल्क टी विद बोबर्स, नो शुगर, लेस आइस। जूनियर वरिष्ठ बहन, सोय मिल्क जेड किरण, आधा चीनी। आप अपने मासिक धर्म पीरियड में हैं, वार्म पीना रिकमेंडेड है। ... उसे कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? यह अनबिलीवेबल है। मैं वास्तव में अभी तारो मिल्क टी विद बोबर्स के बारे में सोच रही हूँ। उसे मेरे मासिक धर्म साइकिल के बारे में भी कैसे पता? जूनियर वरिष्ठ बहन ब्लशिंग कर रही थी, लेकिन एम्बैरस होने से ज़्यादा शॉक थी। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके मासिक धर्म साइकिल के बारे में इतना अवेयर नहीं था।
ये सभी परिणाम अप्पू ने बड़ी डेटा एनालिसिस के माध्यम से निकाले हैं। अर्जुन चौहान हंसा। सभी के पिछले खरीद रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करके वह आपकी पसंद का अनुमान लगा सकता है। जहां तक जूनियर वरिष्ठ बहन की बात है, आप लड़कियों के पास वे मासिक धर्म ट्रैकर ऐप्स होते हैं, है ना? वह उस डेटा तक भी पहुंच सकता है। क्या उन कंपनी डेटाबेसेस में फायरवॉल्स नहीं होते? वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार अप्पू के सामने फायरवॉल्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, अर्जुन चौहान ने कहा। ये बहुत इम्प्रेसिव है। मैं अचानक कल की प्रतियोगिता का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अप्पू को अदर स्कूलों के कृत्रिम बेवकूफ़ों के साथ फर्श की सफाई करते हुए देखने के लिए तैयार हूँ। जब वे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे तो जयंतनगर शहर से एक और विमान भी अभी उतरा था और दोनों टीमें हवाई अड्डे से निकलते समय एक दूसरे से टकरा गईं। ओह, ये प्राध्यापक खान नहीं हैं। ओह, मेरी गलती, अब ये शिक्षाविद खान हैं, सामने वाली टीम के एक बुजुर्ग आदमी ने व्यंग्य के एक संकेत के साथ कहा। शिक्षाविद दिन, बहुत समय बाद मिले, प्राध्यापक खान ने गर्मजोशी से ग्रीट किया, लेकिन उनका अंदाज अविश्वसनीय रूप से सपाट था। अर्जुन चौहान की कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति को जानते हुए प्राध्यापक खान लगभग जीत के लिए शो थे। चूंकि उन्होंने पहले ही चैंपियनशिप सिक्योर कर ली थी, तो उन्हें ओपोनेंट के मैच से पहले की उकसावे की परवाह क्यों करनी चाहिए? जितना ज्यादा ओपोनेंट अब उछल कूद करेगा, उतना ही ज्यादा वे बाद में खुद को एम्बैरस करेंगे, और किसी के उकसावे का एक उदासीन भाव से सामना करना एंग्री प्रतिक्रिया देने की तुलना में उन्हें स्पष्ट रूप से ज्यादा भड़काने वाला था। बड़ा भाई, ये कौन है? अर्जुन चौहान ने झू मेंगचाओ से विस्पर किया। ये जयंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। उनका नाम दिन है, जो एक शिक्षाविद भी हैं। इसके अलावा उनका प्राध्यापक खान के साथ कुछ इतिहास है। ओह, क्या हुआ? असल में प्राध्यापक खान को सालों पहले जयंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ाना था। एक प्रतियोगिता के बाद केवल एक बाधा बची थी। उस समय शिक्षाविद दिन इस मामले के प्रभारी थे और शैक्षणिक विचारों में कुछ मतभेदों के कारण शिक्षाविद दिन ने एक ही वोट से प्राध्यापक खान को सिरे से नकार दिया। ऐसी एक घटना हुई थी। वास्तव में यह एक छोटी दुनिया है जहां दुश्मन मिलते हैं, अर्जुन चौहान हंसा। शिक्षाविद खान अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय में काफी प्रमुख हैं। शिक्षाविद दिन के अंदाज में स्पष्ट रूप से खटास का एक स्पर्श था। एक नोबेल पुरस्कार विजेता, किसने सोचा होगा कि जिस व्यक्ति को हमारे जयंतनगर विश्वविद्यालय ने कभी तुच्छ समझा था, उसका भी एक दिन आएगा। ये सब शिक्षाविद दिन की वजह से है, प्राध्यापक खान हंसे। अगर जयंतनगर विश्वविद्यालय ने मुझे उस समय नकारा नहीं होता, तो मैं शायद अभी भी बस एक मामूली प्राध्यापक होता। क्या ये वह टीम है जिसका शिक्षाविद खान इस साल नेतृत्व कर रहे हैं? दिन ने जल्दी से विषय बदल दिया, क्योंकि नोबेल पुरस्कार पर अटकना उन्हें हमेशा के लिए सिर ऊंचा करके चलने से रोक देगा। मैंने सुना है कि आपके स्कूल ने भी अपने प्रोजेक्ट के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को चुना। हाँ, प्राध्यापक खान ने कहा, लेकिन ये जयंतनगर विश्वविद्यालय से मैच नहीं कर सकता। आखिरकार हमारे स्कूल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना केवल शुरुआती चरण में है। कल हमें शिक्षाविद दिन की टीम से कुछ सलाह मांगनी चाहिए। हाँ, बेशक। आखिरकार हमारे स्कूल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्व स्तर पर शीर्ष रैंक्ड है। फिर भी अगर आपका स्कूल पकड़ना चाहता है तो इसमें कुछ समय लगेगा। इस मूल्यांकन के बाद शायद प्राध्यापक खान किसी को हमारी टीम में सीखने के लिए लाने पर विचार करें। ये बूढ़ा आदमी विनम्रता का ढोंग करके उसे और भी ज्यादा घमंडी बना दिया। प्राध्यापक खान ने मन ही मन शाप दिया। अगर वह जाता तो क्या वह अपनी इन्फीरियॉरिटी स्वीकार नहीं कर रहा होता? ओह, वैसे मुझे किसी का परिचय कराने दें। ये हमारे स्कूल से डॉक्टर वू शुओ हैं, जिन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पिछली विश्व प्रतियोगिता में तृतीय श्रेणी का पुरस्कार जीता, दिन ने कहा। वू शुओ, शिक्षाविद खान को नमस्ते कहो। शिक्षाविद खान, नमस्ते। वू शुओ एक कुछ चिकना युवा आदमी था जिसका सिर पहले से ही थोड़ा गंजा था, ये संकेत देते हुए कि उसने सच में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित किया था। उस घटती हुई बालों की रेखा के साथ, महान किंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वह एक राजकुमार होता। मैंने हमेशा सुना है कि जयंतनगर विश्वविद्यालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता काफी प्रसिद्ध है, विशेष रूप से बुद्धिमान नेविगेशन के क्षेत्र में। मुझे उम्मीद है कि इस बार इसे देखूंगा। धत, अर्जुन चौहान के बगल में एक साथी छात्र शाप देने से खुद को रोक नहीं सका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बुद्धिमान नेविगेशन पहलू पहले देश भर के विश्वविद्यालयों द्वारा कृत्रिम बेवकूफ़ी के रूप में क्रिटिसाइज्ड किया गया था। यह अनएक्सपेक्टेड था कि दूसरा पक्ष इतना अशिष्ट होगा। इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के लिए उनका चरित्र उतना महान नहीं लगता। अरे, हमें सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि किसी में योग्यता है लेकिन शिष्टाचार नहीं। हमें पूरे स्कूल को बदनामी नहीं करनी चाहिए, अर्जुन चौहान ने कहा। लेकिन ऐसे लोगों का सामना करते हुए मैं आमतौर पर जवाब देना चुनता हूँ। नमस्ते शिक्षाविद दिन, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय से परियोजना नेता अर्जुन चौहान हूँ। तुम अर्जुन चौहान हो?
शिक्षाविद दिन ने अर्जुन चौहान पर एक और नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सके। एक 20 समथिंग नोबेल पुरस्कार विजेता जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल विद्वानों के सामने भी चुप रहा। ऐसा व्यक्ति वास्तव में भयंकर था। मैं जानता हूं कि आपका स्कूल चिकित्सा क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर फोकस करता है। अर्जुन चौहान ने वुशुओ पर नज़र डाली। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके स्कूल की इस साल की परियोजना में कृत्रिम बाल प्रत्यारोपण का क्षेत्र शामिल है? हा, क्रूर, घातक हमला। धत, मुझे अपमानित महसूस हो रहा है। अर्जुन चौहान के एक साथी छात्र ने भी अपने कुछ गंजे सिर को छुआ। तुम, वुशुओ ने अर्जुन चौहान को क्रोधित होकर घूरा। अरे, प्रतियोगिता से पहले कुछ कठोर शब्द फेंकना व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए मददगार होता है। आइए इसे यहीं समाप्त करें। प्राध्यापक खान ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। हम अब वापस जाएंगे, कल मैदान पर मिलते हैं। चलो चलें। समूह तुरंत एक कोच बस में चढ़ गया। दिन ने कार की खिड़की से बाहर देखा। वुशुओ, तुम्हें कल अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तुम्हें उन्हें यह बताना होगा कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और एक तृतीय क्लास विश्वविद्यालय के बीच क्या अंतर है। हाँ, मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, नई मेबाक्स की एक पंक्ति कर्ब पर आकर रुक गई। प्राध्यापक खान और अर्जुन चौहान दूसरों के बीच हंसते और बातें करते हुए कारों में घुस गए, जो उनकी साधारण बस के विपरीत एक पूर्ण विपरीतता पैदा कर रही थी। तो क्या हुआ अगर उनके पास पैसा है? चूंकि दर्जनों स्कूल भाग ले रहे थे, दिया गया मूल्यांकन समय केवल 2 दिन था, इसलिए इस बार की अनुसूची बहुत तंग थी। सुबह 8:30 बजे पहले स्कूल का प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सभी उपस्थित स्कूलों के लिए एक क्षेत्र आरक्षित किया, और जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय दिखाई दिया तो उसने तुरंत काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। वे यहाँ हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय के लोग यहाँ हैं। क्या वह अर्जुन चौहान है? वह इतना युवा है, यह अविश्वसनीय है कि इतना युवा कोई नोबेल पुरस्कार जीत सकता है। न केवल उसके पास बुनियादी भौतिकी के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हैं, बल्कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक टीम का नेतृत्व भी कर रहा है। क्या दुनिया में वास्तव में ऐसा कोई प्रतिभाशाली है? देखो, मुझे नहीं पता कि वे कुछ दिन पहले की तुलना में कितने ज़्यादा उन्नत हैं, लेकिन अगर वे इस बार फिर से उच्च स्कोर प्राप्त करते हैं तो मैं उनके स्कूल से पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। अब आइए हम प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर पहले स्कूल का स्वागत करें। मेज़बान मुख्य विषय पर चले गए। वे इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जिदू विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं और उनकी चुनी हुई परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। एक गोल मटोल युवा आदमी स्टेडियम के सेंटर में चला गया, जबकि दूसरों ने एक रोबोट को, जो एक इंसान से ऊंचा था, मंच पर उठाने में मदद की। यह एक उच्च परिशुद्धता छवि पहचान कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसे हमारे स्कूल ने कई वर्षों से विकसित किया है। इसकी पहचान सटीकता वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सबसे उन्नत समान कृत्रिम बुद्धिमत्ता से 2 गुनी से भी ज्यादा है। घुरघुराती आवाजें। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जिदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करने के बाद इसने तुरंत तालियों की एक राउंड को उकसाया। वास्तव में उनकी परिशुद्धता बहुत उन्नत थी और जूरी ने सीधे उन्हें 2670 का अंतिम स्कोर प्रदान किया। उसके बाद एक एक करके स्कूल प्रेजेंटेशन के लिए आगे आए, और जो लोग अपना काम लाने की हिम्मत करते थे उनमें स्वाभाविक रूप से उसमें बहुत आत्मविश्वास था। 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों के बाद उच्चतम स्कोर अभी भी इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जिदू विश्वविद्यालय द्वारा रखा गया था, जिसमें सबसे कम केवल 1920 था। अगला, आइए हम जयंतनगर विश्वविद्यालय से प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वुशुओ मंच पर चले गए। हमारे स्कूल ने इस बार एक न्यूनतम इन्वेसिव सर्जिकल रोबोट लाया है, और हमने इसके साथ गुर्दा हटाने की सर्जरी का एक केस सफलतापूर्वक पूरा किया है। यहाँ संबंधित तकनीकी और वीडियो सामग्री है। अविश्वसनीय। जयंतनगर विश्वविद्यालय होने के योग्य, उनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सच में विश्वस्तरीय है। लगभग बिना किसी मानवीय सहायता के ऐसी मध्यम रूप से मुश्किल सर्जरी को पूरा करने में सक्षम होने के लिए कंप्यूटिंग परिशुद्धता बस बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। हम अभी भी उनसे मैच नहीं कर सकते। पहले से सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जिदू विश्वविद्यालय ने भी हीन महसूस किया। परियोजना ने 2800 का स्कोर प्राप्त किया और जयंतनगर विश्वविद्यालय अब दृढ़ता से पहले स्थान पर था। बाद में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपनी परियोजनाएं दिखाईं, क्रमशः 2750 और 2820 का स्कोर प्राप्त किया। इन 3 स्कूलों ने लगभग शीर्ष 3 रैंकिंग्स पर एकाधिकार किया। अगला, आइए हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय से परियोजना प्रेजेंटेशन का स्वागत करें। वे यहाँ हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या ला सकते हैं। रुको, क्या वे भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कर रहे हैं? उनका रोबोट कहाँ है? सभी जजेस अत्यंत क्यूरियस थे। ठीक तभी अर्जुन चौहान मंच के केंद्र में चले गए। माफ़ कीजिए, मैंने सोचा कि सभी स्कूलों ने ऑनलाइन अपने वंडरफुल प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रैग किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है वे सभी बस पदार्थ के बिना फ्लैश ही हैं। तुम कहते हो कि हमारा सामान सब फ्लैश है और पदार्थ नहीं है, तो तुम्हारे काम का क्या? उसे बाहर लाओ। क्यों नहीं लाते? घमंडी।
क्या हमारे भारत के युवा इतनी हद तक पतित हो गए हैं? अर्जुन चौहान के शब्दों ने तुरंत एक भावुक आक्रोश को इंसाइटेड किया। उनकी कमेंट्स पिछली से ज्यादा अश्लील थी। ऐसा लग रहा था कि वे भूल गए थे कि आज से पहले उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय का मजाक उड़ाने के लिए उसी भाषा का उपयोग किया था। हा। दूसरों के विपरीत जजेस पैनल के सेंटर में बैठे बुजुर्ग विद्वान ने वास्तव में प्रशंसा के साथ हंसा। युवा आदमी, तुमने उन्हें सुना, वे सभी तुम्हें घमंडी कह रहे हैं। अर्जुन चौहान ने बुजुर्ग आदमी के नेम टैग पर नजर डाली और 2DG ने जो सूचना पाई थी वह तुरंत ईयरपीस के माध्यम से उन्हें रिले की गई। बुजुर्ग का नाम गुओ वेंचियू था, जो चीनी विज्ञान अकादमी में एक शिक्षाविद थे और इससे भी ज्यादा भारत की सभी सूचना प्रौद्योगिकी में एक संस्थापक व्यक्ति थे। दूसरे शब्दों में, उनके बिना आज की भारत की सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होती। तो उनके पास ऐसा एक शीर्षक था, कोई आश्चर्य नहीं कि वह आज के जजेस सीट में ध्यान का केंद्र हो सकते थे। ऐसे एक आदरणीय बुजुर्ग के प्रति अर्जुन चौहान ने जरा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। घो दादा, ये पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है, उन्होंने भारी इंसल्ट से शुरू किया। हम युवा पीढ़ी में फायरी टेम्पर्स हैं, क्या ये सिर्फ कुछ डिग्निटी वापस लेना नहीं है? इसके अलावा वे सही भी नहीं हैं। योग्यता के बिना एक व्यक्ति का ब्रैगिंग घमंडी होता है, लेकिन मुझ जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास योग्यता है, मेरे शब्द कितने भी एक्सेसिव क्यों न हो, वह सिर्फ साधारण सत्य बता रहा है। ओह, बुजुर्ग अर्जुन चौहान के जवाब से काफी सैटिस्फाइड लगे। ऐसा लगता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। बेशक, ठीक है, तो आइए आपके स्कूल के काम का प्रेजेंटेशन शुरू करें। नमस्ते हर कोई, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय से कृत्रिम बुद्धिमत्ता हूँ, कोडनेम 89757, लेकिन आप मुझे 2DG कह सकते हैं। एक एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर वास्तव में सीधे उस प्रोजेक्टर पर दिखाई दिया जिसे इंट्रोडक्शन PPT दिखाना था। PFF, क्या वह सिर्फ एक रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है जिसे एक साथ एडिटेड किया गया है? और तुम इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हो? उत्तर पश्चिम के एक विश्वविद्यालय से एक कोच ने स्नीयर किया। उनका प्रोडक्ट एक स्मार्ट वेरेबल डिवाइस था जो ह्यूमन बॉडी के विभिन्न फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स की निगरानी कर सकता था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान अनुप्रयोग में एक हॉट फील्ड। क्या तुम चुप रहोगे? तुम्हारा वह तथाकथित स्मार्ट वेरेबल डिवाइस ज्यादा से ज्यादा वेरेबल डमटेक है। बॉडी इंडिकेटर डिटेक्शन की एक्यूरेसी में कम से कम 1.5% का अंतर है। इतने बड़े एरर मार्जिन के साथ तुम अभी भी इसे शोकेस करने की हिम्मत करते हो। यह छात्र मौके पर ही डम्फाउंडर्ड था। केवल वे ही एक्यूरेसी में उस डिस्क्रिपेंसी के महत्व को जानते थे। इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जयंतनगर विश्वविद्यालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसे इतनी जल्दी कैलकुलेटेड कैसे किया? क्यों वह उनके स्केप्टिसिज्म को आइडेंटिफाई कर सका? इस बात को अलग रखते हुए तथ्य यह है कि उसने बिना किसी डिले के उन्हें रिब्यूट किया, और कैसे उसने अपैरेंटमेंट उनका मॉनिटरिंग डेटा प्राप्त किया, ये लगभग इम्पॉसिबल था। होली शिट, ऑसम, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता शाप देना भी जानती है। क्या ये सच में सिर्फ एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम है? मैं उसका आधा भी शाप नहीं दे सकता। क्या ये तुम्हारा काम है? शिक्षाविद गुओ कुछ डम्फाउंडर्ड थे। क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने गहराई से समझा कि वह एक्सचेंज कितना मुश्किल था। स्पष्ट रूप से, छात्र के शब्द एक इम्प्रोवाइजेशन थे जिसने धोखाधड़ी की संभावना को खारिज कर दिया। इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पहले वॉइस रिकॉग्निशन परफॉर्म करनी थी ताकि उन शब्दों का अर्थ समझ सके, फिर उसे स्कूल की परियोजना के डेटा का एनालिसिस करना था और एक कंक्लूजन पर पहुंचना था, और अंत में उसने मजाक से भरा एक रबटल दिया। ये वॉइस रिकॉग्निशन, डेटा प्रोसेसिंग, इमोशनल सिमुलेशन और इसी तरह के लिए अत्यधिक उच्च स्टैंडर्ड्स की मांग करता था। ऑपरेटिंग स्पीड की तो बात ही छोड़ दें, जो कल्पना से परे थी। वर्तमान में दुनिया में ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैं जो बातचीत करने में सक्षम हैं, लेकिन उनके रिस्पॉन्स टाइम्स को अक्सर कई सेकंड्स की आवश्यकता होती है और उनके जवाब कठोर आते हैं। निश्चित रूप से ऐसी समृद्ध भावना की कमी होती है। तुम क्या देख रहे हो? संतुष्ट नहीं हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्या तुम लोग शतरंज में इम्प्रेसिव नहीं हो? एक गेम कैसा रहेगा? प्राध्यापक गो, ये जरूर एक मैच खेलते हैं। शिक्षाविदों, है ना? इसे टेस्ट पर रखे बिना हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे बीच क्या अंतर है? शिक्षाविद गो ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से टीम नेता से कहा। मुझे आश्चर्य है कि शिक्षाविद ली के विचार क्या हैं। एक मैच खेलते हैं, शिक्षाविद ली ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने गो में विश्व चैंपियंस को हरा दिया था, यहाँ तक कि उस अल्फागो के खिलाफ 60% से ज्यादा की जीतने की दर का भी ब्रैग किया था। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाहक एक रोबोट था जो एक इंसान की ऊंचाई का था, जो यांत्रिक चालों के साथ एक सीट पर बैठ गया और एक प्रोफेशनल पोज मारी। 2DG के डेटा ने वेन्यू पर झाड़ा और जो रोबोट एक तरफ बैठा था, एडजस्टमेंट के लिए तैयार किया जा रहा था, वह अचानक जीवन में आ गया। क्या हो रहा है? एशियाई नृत्य राजा खुद से क्यों चल रहा है? उस स्कूल के परियोजना नेता ने पैनिक में पूछा। हमारा डेटा हाईजैक्ट हो गया है, हमने उसका कंट्रोल खो दिया है। नहीं,
यह इम्पॉसिबल है। कोड का एक सेगमेंट स्वचालित रूप से खुद को इम्प्लांट किया, और डेटा प्रोसेसिंग का स्तर इम्पॉसिबल, ये पहले ही हमारे चिप की प्रोसेसिंग स्पीड को पार कर गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा रोबोट उधार ले रहा हूँ, अर्जुन चौहान ने कहा। अप्पू के डेटा को काम करने के लिए किसी डेटाबेस या चिप से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। सख्त तौर पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब उसका वर्णन नहीं कर सकती। उसे कृत्रिम जीवन कहना ज़्यादा फिटिंग है। शिक्षाविद गुओ की नज़र अब गहरे सदमे से भरी हुई थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मेजबानी का ऐसा मोड आज के टेक्नोलॉजी स्तर से कम 10 या यहाँ तक कि 20 साल आगे था। अप्पू आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया, विरोधी रोबोट की ओर एक हाथ बढ़ाया। तुम पहले चलो कचरा। हमारे रोबोट में केवल साधारण इलेक्ट्रॉनिक साउंड इफेक्ट्स हैं, फिर भी यह इन साउंड फ्रीक्वेंसीज के साथ वोकल लाइंस को स्वायत्त रूप से सिंथेसाइज कर सकता है। रोबोट के डेवलपर्स डम्फाउंडेड थे। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल शतरंज खेल सकती थी और बोलने में पूरी तरह से असमर्थ थी। इस तथ्य ने लगभग दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों को गुस्से से बेहोश कर दिया। आखिरकार, जब एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तुम्हें इंसल्ट कर रही हो, तो तुम जवाब में गाली देने के लिए अपना मुंह नहीं खोल सकते, है ना? उन्होंने अपने दिल को स्टील किया। अगर वे उसे गाली देने में मात खा गए, तो वे ताकत से खुद को साबित करेंगे। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रोबोट ने पहली चाल चली। स्नैप। अप्पू ने एक सेकंड के लिए भी पॉज नहीं किया, सीधे दूसरी चाल चली। 5 सेकंड बाद तीसरी चाल चली गई। स्नैप। डैम इट, क्या तुम जल्दी करोगे? तुम किस लिए देर कर रहे हो? मछली पाल रहे हो? क्या तुम चलने वाले हो या नहीं? अगर नहीं, तो जल्दी से हार मानो। सभी दर्शकों और न्यायाधीश हैरान थे। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा सासी थी, है ना? ये शुरू से लगातार बात कर रही थी, बस अपने सबसे सरल रूप में ट्रैश टॉकिंग कर रही थी, इसका पूरी तरह से आनंद ले रही थी। लेकिन दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोसेसिंग स्पीड के मामले में उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। अप्पू को शायद ही कभी चाल चलने से पहले सोचना पड़ता था, क्योंकि हर टुकड़े के साथ जो वह खेलता था, उसकी अपार कंप्यूटिंग पावर विरोधी की सभी संभव चालों की भविष्यवाणी कर सकती थी और सबसे अच्छा सॉल्यूशन के साथ आ सकती थी। इसके विपरीत, विरोधी को हर चाल को प्रोसेस करने के लिए कम से कम 5 से 10 सेकंड की आवश्यकता होती थी, और प्रोसेसिंग स्पीड के टर्म्स में इसे पूरी तरह से उड़ा दिया गया था। कचरा। तुम इसे शतरंज खेलना कहते हो? तुम किस तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो? तुम्हें कृत्रिम बेवकूफ़ कहना एक कॉम्प्लीमेंट है। तुम बस कबाड़ धातु का एक ढेर हो। आराम से करो, मैं ब्रेक डांस करने जा रहा हूँ। जबकि दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभी भी प्रोसेसिंग कर रही थी, अप्पू ने वास्तव में खेल के मैदान के बीच में कुछ स्ट्रीट डांस करना शुरू कर दिया, जिससे तालियों की लहरें निकल रही थीं। भाई, तुम हार गए। 10 मिनट बाद अप्पू ने अंतिम टुकड़ा रखा, जीत की घोषणा करते हुए, घुटने टेको और मेरे लिए कॉन्क्वेस्ट गाओ। ... ऑसम, बिल्कुल अमेजिंग, इसे तुम असली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हो। अर्जुन चौहान अभी घमंडी नहीं था। वह सही था, जब कोई योग्य होता है तो घमंडी होना बस सच बता रहा होता है। ये सिर्फ एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, ये लगभग एक इंसान है जिसके पास एक सुपर ब्रेन है। मुझे अब चिंता होने लगी है कि अप्पू नाम की यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसानों पर शासन करने की तैयारी कर रही है। ... महान, बस महान। शिक्षाविद गुओ इतने एक्साइटेड थे कि उनका चेहरा लाल हो गया। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गौरव है। मुझे बहुत राहत मिली। शिक्षाविद गुओ की मुस्कान अचानक रुक गई क्योंकि वे सीधे पीछे की ओर गिर गए।